पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 11 तक पढ़ लिया था और आखिरी आया जो हम पढ़ रहे थे उसका आखिरी जो टुकड़ा था आया का वो देख रहे थे। अ, हमारे यहाँ जैसा कि पिछली दफ़ा इस चीज़ को बयान किया था कि ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ होती है कि जो चीज़ जिस जगह पे कही जाती है बस हम उसी को पकड़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर दूसरे मकामात भी होते हैं, यकीनन उन मकामात की अपनी अहमियत होती है। और वहाँ पे जो बात कही होती है दूसरे मकामात पर, उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात होती है, हम वहीं उसको समझते हैं। उसकी मिसाल ये कि ज़ाहिर है इसी कॉन्टेक्स्ट में जिस चीज़ को समझा जा रहा है, वो ये कि यूँ ही ये विरासत के तरके की बात होती है, तो जो फ़र्क आता है यानी बेटी और बेटे के तरके में या शौहर और बीवी के तरके में, माँ और बाप के तरके में जो उनको यानी वसूल करते हैं, तो जो फ़र्क आता है उस पे जो फ़ौरी तौर पे यानी छूटते ही, आगाज़ करते ही जो बात कही जाती है कि इसलिए कि मर्द जो है वो कव्वाम है, उसको माशी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, इसलिए उसका ज़्यादा हिस्सा रखा गया है। क्या ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है? नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं कही गई। इसलिए जिस जगह पे जो बात कही जाती है, उसी पे सारा फ़ोकस करना चाहिए, उसी पे अपनी सारी तवज्जो यानी अपनी तवज्जुहात का जो मरकज़ है, वो जिस जगह कुरान करीम में जो बात कही है, उसी को पकड़ना चाहिए और उसी पे तकिया लगाना चाहिए, उसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे जो फ़र्क रखा है, उसकी बुनियाद यहाँ ये बताई गई है कि अक़रबु लकुम नफ़अ, यानी यही इल्लत है, यानी ये फ़र्क की इल्लत है। ये फ़र्क क्यों रखा गया? यानी ये भी हो सकता था कि पूरा का पूरा तर्का वालिदैन को दे दिया जाता, इसलिए कि कुरान मजीद ने शुरू से लेके आखिर तक अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे बड़ा हक वालिदैन का रखा है। ये भी इम्कान था कि उनको दे दिया जाता। उसके बाद अगर इंसान खुद फैसला करता, तो ये भी सोच सकता था कि सारा का सारा तर्का मैं अपनी औलाद को दे जाता हूँ। हो सकता है, ज़ाहिर है कि अफ़राद हम अमूमी तौर पे इसी अंदाज़ में सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कबायली ज़िंदगी का देखें, तो उसमें बाज़-औक़ात बहन-भाई, भाई और कबीले के लोग बहुत अहमियत इख्तियार कर जाते हैं और हो सकता है एक शख़्स पूरे का पूरा तर्का अपना जो है छोड़ के जाता है और पूरे कबीले को दे जाए। ये सारे इम्कानात होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ जो तहज़ीबें होती हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर होते हैं, सोचने और गौर-व-फ़िक्र करने के मुख्तलिफ़ ज़ाविये होते हैं। इंसान अपनी तरजीहात की बुनियाद पे ये फ़ैसला करता है और वो करता रहा है। ऐसा नहीं है कि यानी कोई एक ही पैटर्न पे लोग सोचते रहे हों, हमेशा करते रहे हैं। अब भी इंसान तरक्की याफ़्ता जो शक्ल हमारे सामने नज़र आती है, वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे भी कोई इस मामले में कोई एक जैसा कानून नहीं है। आप देखेंगे मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ कवानीन हैं। इस विरासत के मसले को कैसे हल करना है, ये फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा है कि तुम्हें नहीं मालूम, ला तदरून, यानी बुनियाद क्या है कि तुम्हें नहीं मालूम। यानी इंसान इस मामले में बिल्कुल बेबस है कि वो फ़ैसला कर सके। यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने, क्योंकि खालिक है इंसान का, उसकी पूरी मशीनरी को जानता है, पूरी फ़ितरत को जानता है, तो जब वो जानता है तो उसने ये फ़ैसला कर दिया कि तुम्हें नहीं मालूम कि ये जो विरासत का मामला है इसको कैसे टैकल करना है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने आगे बढ़ के खुद फ़ैसला कर दिया है कि मैंने ये तुम्हारे हाथ से ये फ़ैसला ले लिया है और अब शरीयत के तौर पे तुम्हें दिया जा रहा है। उसकी बुनियाद ये बताई जा रही है कि जो फ़ैसला मैंने किया है, अब इंसानों को समझाना है कि मैंने किस बुनियाद पे फ़ैसला किया है। जो शरीयत होती है, उसमें हमेशा इल्लत देखी जाती है। इल्लत क्या चीज़ होती है? यानी उस कानून का, उस शरीयत का सबब क्या है, वजह क्या है? वो जो सबब और वजह होती है, वही उस शरीयत की डोमेन होती है। वो बता देती है कि ये किस पर्पज़ के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो इल्लत है, उसका सबब है, वो ये बताया जा रहा है कि अक़रबु लकुम नफ़अ, मैं इस बुनियाद पे तुम्हारे दरमियान ये वसीयत तक़सीम की है कि कौन है जो कुर्बत के लिहाज से एक-दूसरे को नफ़ा दे सकता है। कुर्बत यानी रिश्तेदारी की कुर्बत है जो यहाँ पे बताई जा रही है और इसका मफ़हूम वसी मफ़हूम है। ये महज़ जो है ना महदूद मफ़हूम नहीं है। यानी कुर्बत की क्या मनफ़त होती है, क्या फ़ायदा होता है, क्या उसमें यूटिलिटी होती है, वो ये होती है कि ज़ाहिर है माशी तौर पे भी इंसान डिपेंडेंट होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकली भी डिपेंडेंट होता है। उसके बाद उसको रिश्तों की ज़रूरत होती है, वो भी डिपेंडेंसी आ जाती है। तो ये बड़े वसी मफ़हूम में ये लफ़्ज़ आया है। अब ये डिपेंडेंसी का जो मामला है, ज़ाहिर है कि ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी औलाद पे रखी है, यानी तो अल्लाह ताला की ज़ात ने। और बाकी रिश्तेदारों पे भी जो है रखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ औलाद पे रखी हो, लेकिन कोर जो है ना वो औलाद को मानना है।
कोर मानने के बाद, बुनियाद मानने के बाद वालिदैन को भी शामिल किया है और उसके बाद बहन भाइयों को भी शामिल किया है, लेकिन हर एक की एक डिफरेंट स्टेजेस पे उनको शामिल किया है। ऐसा नहीं कि उनको अल्लाह टप जो है सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया, नहीं, बल्कि बुनियाद बना के ये कहा है कि असल हिस्से जो है ना औलाद के हैं, औलाद के बाद वालिदैन का एक मखसूस हिस्सा जो है ना रखा है, लेकिन अगर औलाद ना हो तो वालिदैन फिर जो है ना औलाद की जगह ले लेते हैं। और उसके बाद अगर वालिदैन भी ना हो तो उसकी जगह ज़ाहिर है कि बहन भाई जो है ना, सॉरी, अगर औलाद ही ना हो और सिर्फ जो है ना वालिदैन हो और वालिदैन के साथ बहन भाई हों तो बहन भाई भी जो है ना ज़ाहिर है कि उसकी जगह ले लेते हैं। ये बात है यहाँ पे कही गई। ये एक पहलू था, यानी असल इल्लत जो कानून की है या शरीयत की है जो यहाँ पे बताई गई कि वो अक़रबु लकुम नफ़अ है, यानी कुर्बत की मनफत है। ये जो कुर्बत की मनफत है ये नस्बी मनफत है। नस्बी ये कि एक ही वालिदैन हैं, एक ही बहन भाई हैं, एक ही जो है ना औलाद है, उसी में ये बात कही जा रही है, उसी कंटेक्स्ट में ये बात कही जा रही है। अब ये रिश्तेदारी की मनफत के अलावा कोई और मनफतें भी हो सकती हैं, यकीनन हो सकती हैं, कोई ज़रूरत हो सकती है, कोई खिदमत हो सकती है, वो इस एक्चुअली कैटेगरी के अंडर आती ही नहीं। अगर ज़रूरत है, इसकी मिसालें जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा बताई थी उस्ताद मोहतरम भी इस तरह की मिसालें जो है ना वो दिया करते हैं। ज़रूरत ये है कि एक बच्चा है, छोटा है और बाकी सब जो है ना जवान हो गए हैं, उनको जॉब्स मिल गई हैं, कारोबार पे लग गए हैं, उसकी ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, यानी मरने का वक़्त आ गया है, आप चाहते हैं कि जो है ना कल को औलादा से उसकी ज़रूरत पूरी कर की जा सके, आप उसको पहले से जो है ना ये वसीयत कर सकते हैं। ये इसका यानी पॉसिबिलिटी है ये सारी। खिदमत है, खिदमत की एग्ज़ाम्पल जिस तरह बड़ी वाज़ेह है, हम अपने जो है ना दरमियान हमें मालूम है कि बहुत सारे बहन-भाई जो है ना मुल्क से बाहर चले जाते हैं, पीछे एक आध जो है ना रह जाता है और खिदमत करता है, तो उस खिदमत का मुआवज़े के तौर पे भी कोई वसीयत की जा सकती है। ये सारे इम्कानात हैं। ज़रूरत, खिदमत और जो नस्बी तअल्लुक़ की बुनियाद पे, कुर्बत की बुनियाद पे वसीयत है, शरीयत सिर्फ़ जो है ना नस्ब की बुनियाद पे, कुर्बत की बुनियाद पे उसको टैकल कर रही है। बाकी जो ज़रूरत और खिदमत की बुनियाद की चीज़ें हैं, वो इंसानों के पास स्टिल जो है ना वो इसको हैंडल कर सकते हैं। ये एक चीज़ थी जो हमने पिछली दफ़ा देखी थी। दूसरी चीज़ ये कि जो बच जाता है जैसे कि लड़की का जो है ना पीछे देखा हमने हिस्सा बच गया, तो वो कहाँ जो है ना किसको दिया जाएगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल इकुल फ़राइज़ा बि अहलिहा। ये जो हदीस है, ये कोई अलहदा से शरीयत का बयान नहीं है, ये भी अक़रबु लकुम नफ़अ की बुनियाद पे है। यानी जो करीब तरीन तुम्हें नफ़ा दे सकता है, जो बच जाता है, वो भी उन्हीं को दे दो। तो ये भी उसी हदीस यानी इसी आयत की शरह में है, ये अलहदा से कोई शरीयत का बयान नहीं है। ऐसे ही हमने जो तीसरा पहलू था कि अगर कोई यानी फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पे तुल आता है, कातिल बन जाता है अपने वालिदैन का, तो वो भी महरूम हो जाता है। ये भी हदीस जो है अल कातिलु ला यरिसु, ये हसन है, आबिद अबू दाऊद जो हमारी हदीस की किताब है उसमें आई है और ये भी कोई अलहदा से बयान नहीं है। ये भी बुनियादी तौर पे अक़रबु लकुम नफ़अ की तशरीह है, जो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे कहा जाता है कि ये अलहदा से शरीयत का बयान है, ऐसा नहीं है। वो भी ज़ाहिर है इसी के अंदर से ये निकली हुई बात है। ये चीज़ है जिसको हमने ज़रा बड़ी तफ़सील के साथ पिछली दफ़ा देखा था, मैंने उसको दोहरा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे बढ़ने से पहले ये जो लफ़्ज़ बोला था कि ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, ला तदरूना, इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो अल्लाह ने जो है ना 2 सिफ़ात इस्तेमाल की हैं, अलीम और हकीम की। यानी तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे मुकाबले में मैं अलीम हूँ। यानी ये बड़ा अहम है और ये जो मैंने फ़ैसला किया है, ये मैंने अपनी हिकमत की बुनियाद पे फ़ैसला किया है, अपनी विज़डम की बुनियाद पे फ़ैसला किया है और मेरी जो हिकमत है, ज़ाहिर है कि तुम्हारी फ़ितरत को सामने रख के हुए फ़ैसला ये मैंने किया है। उसके बाद अगली जो आया है 12 है, वो आज हम आगाज़ कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है जिसको हम मियाँ-बीवी के हिस्सों के बारे में जो है ना बात इसमें करनी है। अभी तक जो हमने पीछे हिस्से पढ़े हैं, वो औलाद है, यानी आपके बेटियाँ-बेटे हैं, उसके बाद वालिदैन हैं, उसके बाद बहन-भाई हैं। ये आपके सारे नस्बी नस्बी यानी ये कि औलाद से वालिदैन से पैदा हुए रिश्ते हैं। आप उन रिश्तों को नस्बी रिश्ते कहते हैं, जो वालिदैन के ज़रिए से यानी पिछली नस्ल से अगली नस्ल तक जो है ना चीज़ें मुंतकिल होती हैं, वो नस्बी यानी तअल्लुक़ से पैदा होती हैं। अब वो रिश्ता लिया जा रहा है जो नस्बी नहीं है। नस्बी नहीं है, यानी इसको यूँ कह लें कि इस रिश्ते की बुनियाद निकाह है। यानी इस रिश्ते की बुनियाद माँ-बाप के ज़रिए से नहीं है, बल्कि निकाह के ज़रिए से है। निकाह के ज़रिए से अब एक सबब पैदा हो गया है, तो इसको सबबी रिश्ता भी कहा जाता है कि एक सबब की वजह से, एक निकाह की वजह से ये रिश्ता पैदा होता है, जिसको मियाँ-बीवी का ताल्लुक कहा जाता है, मियाँ-बीवी का रिश्ता कहा जाता है। ये वो यानी यहाँ पे रिश्ता है, अब उसका हिस्सा बयान किया जाएगा। पहले नस्बी हिस्से बयान किए और अब उसके बाद सबबी यानी जो निकाह पे बुनियाद पे जो
तलक है उसके हिस्से बयान किए जाएंगे। वो कहा गया वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन्ना वलद, और ये कि तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं तरका, और तुम्हें आधा हिस्सा मिलेगा अगर उनकी औलाद है, औलाद नहीं है, सॉरी, औलाद नहीं है, इल्लम यकुन लहुन्ना वलद, अगर उनकी औलाद नहीं है, किनकी, यानी नहीं हमें बताता हूँ, यानी उनकी औलाद नहीं है, किनकी, बीवियों की औलाद नहीं है। अच्छा, अब बीवियों की औलाद नहीं है, वलद यहाँ पे आ गया है, ये वही वलद है जो पीछे हमने पढ़ा था, जिसमें अमूमी तौर पर नर जो है ना, औलाद नरीना क्या इसका माना ले लिया था, ऐसी बात नहीं है। यानी इसके अंदर बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, औलाद नरीना भी हो सकती है, और इसमें बेटी भी हो सकती है, एक से ज्यादा औलादें भी हो सकती हैं, और एक औलाद भी हो सकती है, यानी एक ही बेटी भी हो सकती है, एक ही बेटा भी हो सकता है, यानी ये बात जहन में रहनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, तरका छोड़ जाएं, बीवी मर जाए और उसके बाद वो तरका छोड़ जाए और उनकी औलाद ना हो। अब ये जो कहा कि उनकी औलाद ना हो, अब औलाद जो है वो इस मियाँ से भी हो सकती है और पिछले शौहर से भी हो सकती है। पीछे ये हिल गई है तार इसकी, ये ये देखें, ओ, हो गई है, सही लगी, अच्छा चलो सही, अच्छा। तो ये कि ये बीवी की जो औलाद है ये इस शौहर से भी हो सकती है जिसको ये हिस्सा मिल रहा है आधा, और पिछले शौहर से भी हो सकती है। तो यानी इसका उदाहरण है, पिछले शौहर से अब तलक टूट चुका है, ये मौजूदा शौहर की बात हो रही है, लेकिन बीवी का जो औलाद है बीवी की, वो हो सकता है पिछले शौहर से हो और मौजूदा शौहर से भी हो। ये सारे इम्कान तो होते हैं, हो सकता है मौजूदा शौहर से ना हो, सिर्फ पिछले शौहर से हो। यानी ये सारे इम्कान को सामने रखते हुए अगर उसकी कोई भी औलाद है, माजी की औलाद है या मौजूदा औलाद है, तो अब जो है मौजूदा जो शौहर है उसको आधा मिलेगा, ये बात जो कही जा रही है। अच्छा, उसके बाद कहा कि फ़इन काना लहुन्ना वलद, और अगर उनकी औलाद है तो अब क्या होगा, फलकुमुर रुबउ मिम्मा तरक, अब तुम्हें चौथा हिस्सा मिलेगा। यानी औलाद नहीं है तो आधा, औलाद है, मौजूदा औलाद हो या पुरानी औलाद हो, मौजूदा यानी मौजूदा शौहर से या पिछले शौहर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपको चौथा हिस्सा मिलेगा। बीवी बीवी अगर फौत होती है, यानी ये वो उसकी बात हो रही है। और उसके बाद कहा मिन बादी वसीयती, और इसके बाद के वसीयत अदा कर दी जाए, और उसके बाद यूसीना बिहा, जो वो वसीयत करें, यूसीना बिहा जो वो वसीयत करें, वो वसीयत अदा कर दी जाए। आओ दईन यानी कर्ज जो है ना, कर्ज भी अदा कर दिया जाए, यानी पहले कर्ज अदा किया जाएगा, फिर वसीयत अदा की जाएगी, और उसके बाद जो है ना ये जो हिस्से ऊपर बयान हुए हैं शौहर के, वो बयान किए जाएंगे। अच्छा, अगर ये यहाँ बीवी यहाँ फौत हुई है, तो जो बीवी फौत हुई है तो यहाँ पे कहा गया कि चौथा हिस्सा जो है वो औलाद होने की सूरत में, आधा हिस्सा औलाद ना होने की सूरत में है। तो बीवी फौत हुई है तो बाकी किसके पास जाएगा, यानी इसके बाद अंडरस्टूड बात है कि अगर तो औलाद है तो औलाद के पास चला जाएगा, अगर उस औरत के वालिदैन हैं तो उनको भी कुछ हिस्सा मिलेगा। ये सारे इम्कानात हैं इसके अंदर, क्योंकि इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं थी, जो हमने पीछे पढ़ाए हैं, यानी वालिदैन है, औलाद है, बहन भाई हैं, वो सारे इम्कानात हैं यहाँ पे। यानी वो पिछले सारे इम्कानात को मानते हुए यहाँ पे शौहर का हिस्सा बयान किया जा रहा है, और शौहर का हिस्सा देने के बाद जो कुछ बाकी बचता है वो कहाँ जाएगा, ज़ाहिर है पीछे औलाद है, वालिदैन है, बहन भाई हैं, वो सारे इम्कानात को ये चीज़ कवर कर जाएगी। उसके बाद आगे आगे जो है ना बात बढ़ती है, और उसके बाद अब अगर शौहर फौत हो जाता है तो बीवी को क्या मिलेगा, वो बात है यहाँ पे बयान की गई है अगली यानी आया के इसी टुकड़े में। ये देखें कि एक ही आया के अंदर बहुत सारी चीजें पैक की जा रही हैं, उनको बयान किया जा रहा है। उसके बाद कहा है कि ये कि वलाहुन रुबु, ये कि उनको चौथा हिस्सा मिलेगा, मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है, यानी अगर शौहर की औलाद नहीं है और शौहर ही फौत हो जाता है और बीवी जिंदा है पीछे, तो ये कहा कि उनको चौथा हिस्सा मिलेगा। वलाहुन्नर रुबउ मिम्मा तरक्तुम, उन्हें चौथा हिस्सा मिलेगा अगर जो है ना औलाद नहीं है। फ़इन कान लकुम वलद, अगर तुम्हारी औलाद है, फलाहुन फलाहुन्नस्सुमुन मिम्मा तरक्तुम मिन बादी वसियतिन तुसूना बिहा औ दैन, अगर तुम्हारी औलाद है यानी शौहरों की औलाद है और बीवी को हिस्सा मिलना है, तो ये आठवां हिस्सा है जो बीवी को मिलेगा।
और ये कहा गया कि 8वां हिस्सा है तो हो सकता है कि एक बीवी हो सकता है 2 हो और 4 तक भी हो सकती हैं। तो ये ज़ाहिर है कि उन सारी की सारी जो जितनी भी ख़वातीन हैं वो सारी इसी के अंदर जो है ना वो शामिल हो जाएँगी, उनको अलग-अलग नहीं दिया जाएगा। ज़ाहिर है ये उसी उसी की यहाँ पे बात की गई है। और ये कब होगा? ये फिर जो है ना जो कंडीशन है कि ये कर्ज़ जो है चुका चुकने के बाद और वसीयत जो है वो दे चुकने के बाद, ये बात है यहाँ पे की गई है। अच्छा, इसके साथ ही ज़ाहिर है कि हमने सारा साइकिल पढ़ लिया है। यानी साइकिल से मुराद ये कि वो तमाम जो हिस्सेदार हैं जो विरासत में हो सकते हैं, उन सबको कवर कर लिया है। ये कि हमने औलाद को देख लिया, औलाद को कोर माना है कुरान मजीद ने और उसके बाद वालिदैन को लिया है, साथ शामिल कर लिया है और उसके बाद बहन-भाइयों को शामिल कर लिया है, उसके बाद बीवी और शौहर को शामिल कर लिया है। अब पूरा का पूरा घराना जो है, वो सामने आ चुका है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों के सामने बड़ा मुश्किल है ये दूसरे नुक्ते नज़र को समझना। जी, जी, जी। मैं अभी आप लोगों के सामने जो है ना वो दोनों को समझना है। जी, जी, मैं दोनों को इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ। ये अभी आप लोगों के सामने मैं एक स्लाइड जो है ना वो दिखाता हूँ आप लोगों को। जी, अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसको समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ कर लेते हैं, ये फ्लो चार्ट्स के थ्रू जो है ना मैं इसको ईज़ी बनाने के लिए बजाय इसके कि मैं खुद इसको करूँ, आपको ये सामने जो है ना वो स्लाइड्स हैं, उनको देख लेते हैं और समराइज़ कर लेते हैं सारी चीज़ें जो अभी तक पढ़ी हैं। सबसे पहले हिस्सा जो लिया गया है वो बेटी का हिस्सा लिया है यहाँ पे, अगर आप फ्लो चार्ट में देखें तो सबसे पहले ये कि आर सन्स अलाइव, अगर जो है ना वो बेटे जो है ना वो ज़िंदा हैं, अगर वो ज़िंदा हैं, तो इस बेटी का जो हिस्सा है, वो वही है, जो ज़ाहिर है कि एक बेटी के मुकाबले में 2, यानी एक बेटी का 1 हिस्सा और उसके मुकाबले में 2 हिस्से बेटों के मिलेंगे। ये चीज़ है जो नीचे दी गई है। इसको नीचे जो बैलेंस विद सन्स मैंने लिखा है, ये रिमेनिंग अमाउंट है। यानी पेरेंट्स को दे ली, मियाँ-बीवी को दे ली और उसके बाद जो तड़का बचता है, वो है जिसका यहाँ पे ज़िक्र किया गया है। और इसको जो कलर है, ये जो आप देख रहे हैं इस वक़्त, ये कलर जो है रिमेनिंग अमाउंट के लिए यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है। और उसके बाद अगर बेटे नहीं हैं, तो फिर उसके बाद नंबर ऑफ डॉटर्स अलाइव, आपकी कितनी जो है ना बेटियाँ ज़िंदा हैं। तो अगर एक ही बेटी ज़िंदा है, ये नीचे 1 लिखा है। सॉरी, आप कर्सर डाल दें क्या उसका? जी, मैं डाल देता हूँ। सर थोड़ा ज़ूम इन कर दें स्लाइड प्लीज़। ये अब ठीक है? हाँ, ठीक है। जी, अब जी, जी। जी, अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर्स अलाइव जो है ना वो अगर 1 है, यानी बेटे अब नहीं है, तो नो आया ना, तो नो में अगर 1 ही जो है ना बेटी है तो 1/2 हिस्सा मिलेगा। अगर जो है ना 1 से ज़्यादा हैं तो 2/3, 2 तिहाई जो है ना हिस्सा मिलेगा। ये जो ये कलर जो है ना, ये तीनों इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये रिमेनिंग है, बैलेंस है, रिमाइंडर है। ये किस चीज़ का? जो आपने वालिदैन को दे लिया और उसके बाद मियाँ-बीवी को दे लिया। तो जो बाकी बचता है, वो कंडीशन ये है कि अगर तो बेटे के साथ है, तो वो कंडीशन ये है कि ये रेशियो की सूरत में, प्रोपोर्शन की सूरत में यहाँ पे दी है कि 2 हिस्से बेटे को मेल को दिए जाएँगे और 1 हिस्सा फीमेल को दिया जाएगा। अगर 1 ही बेटी है तो 1/2, अगर 2 और 2 से ज़्यादा हैं, तो ये 2/3 है। उसके बाद बेटे का हिस्सा आ जाता है। बेटे का हिस्सा आ जाता है, तो इसमें ये कहा गया कि अब ये देखा जाएगा कि क्या उसके साथ बेटियाँ भी हैं, यानी हैं, तो फिर वही जो ऊपर वाली जो रेशो है उसी को फ़ॉलो किया जाएगा। अगर बेटियाँ नहीं हैं और बेटे ही अकेले हैं, 1 हो या 1 से ज़्यादा हों, तो 100% जो है ना बेटे को दे दिया जाएगा। ये जो हमने पढ़ा है कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में वो नहीं उसको फ़ॉलो कर रहा, जो कुछ अभी हमने हामिदी साहब के नुक्ता नज़र के मुताबिक कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, उसी को ये चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा। साहब जी, जी। एक क्वेश्चन, ये जो ऊपर ग्रीन एरिया आपने मेंशन किया हुआ है डॉटर्स शेयर और नीचे वाला जो ना सन्स शेयर, जी, इससे क्या मुराद है? थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हो रही है।
जी, जी। ये जो फ्लो चार्ट है, ये अलग-अलग से हर एक हिस्से जो है ना बयान किए जा रहे हैं। ग्रीन कलर में मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे सिर्फ़ डॉटर्स के हिस्से ही जो है ना बयान करेंगे और सन्स शेयर में जो है ना इसमें सिर्फ़ बेटे के हिस्से जो है ना बयान करेंगे। तो फ्लो चार्ट ये जो आप देख रहे हैं कि एक तरह का रेक्टेंगल जो है ना बना हुआ है और इस रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ़ बेटियों के हिस्से हैं, वो डिफ़ाइन किए जा रहे हैं। पहले ये कहा कि अगर बेटियों के साथ बेटे ज़िंदा हैं तो ये मेल और फीमेल का ताल्लुक हो यानी मेल और फीमेल के हिस्से को सामने रखते हुए ये बात कही जा रही है कि ये एक जी, जी। किसके फौत हो जाने की सूरत में? यानी कोई भी शख्स फौत होता है तो उसकी बेटी या बेटियां हों, यानी ये अंडरस्टूड है जब बेटी का हिस्सा है तो इसका मतलब ये है कि बाप फौत हुआ है, जी, ठीक है? या माँ फौत हुई है, दोनों इसमें इम्कानात हैं। माँ फौत हुई है या बाप फौत हुआ है, तो जो माँ छोड़ के जा रही है या बाप छोड़ के जा रहा है, उसके हिस्सों के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है। तो उसमें सबसे पहले जो ना जो हिस्से निकाले जाएंगे उसके जो मरने वाले के पेरेंट्स के और और वाइफ के। अपने ही यानी अगर मर्द फ़ौत हुआ है तो उसकी बीवी और पेरेंट्स के हिस्से निकाले जाएँगे और वो हिस्से निकाल चुकने के बाद अब औलाद की बारी आएगी और जब औलाद की औलाद बारी की बारी आएगी। आएगी तो उसमें सिर्फ़ बेटियों को सामने अगर आपने रखना है, तो बेटियों को रखते हुए ये चीज़ कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि उसके कैसे हिस्से निकालेंगे? सबसे पहले ज़ाहिर है कि ये देखेंगे क्या उस बेटी के साथ बाई भी हैं? अगर उसके साथ बाई हैं, तो फिर जो है ना ये रेशो ये इस्तेमाल की जाएगी। अगर बाई नहीं है, तो फिर ये देखा जाएगा कि अच्छा अगर आप बाई नहीं हैं तो कितनी बेटियाँ हैं? 1 बेटी है या 1 से ज़्यादा बेटियाँ हैं? अगर 1 ही बेटी है तो उसको आधा मिलेगा, अगर 1 से ज़्यादा हैं तो उसको 2 तिहाई मिलेगा। ये बात वाज़ेह हो गई? जी, शुक्र साहब, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो और वाज़ेह करना चाहता हूँ जी, जी। कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है उसके माँ-बाप को और उसके जो है ना वो बीवी को या शौहर को हिस्सा मिलने के बाद अगर एक ही बेटी है तो उसको आधा मिलता है, तो वो बाकी आधा किधर जाएगा? वो बच गया है ना, वो बच गया है। तो वो बच गया है वो अभी हम उसको बाद में जो है ना ज़ेर बहस लेके आते हैं। वो अभी क्योंकि जो चीज़ बच जाती है, वो अभी तक उसको हमने देखा है, टच ही किया है लेकिन उसको अभी एक्सप्लेन नहीं किया। वो अगली आया के अंदर जो है ना वो आ रहा है। अब यही समझें कि ये बचा हुआ है। शुक्रिया। जी, और जब शकूर सर, जी, जी। एक बेसिक एक क्वेश्चन है, अगर मैं वसीयत करता हूँ तो ये जो शेयर्स हैं ये मैं आगे पीछे कर सकता हूँ? मतलब मैं बेटी को 2 हिस्से देता हूँ, ज़्यादा देता हूँ। वसीयत में अगर मैं बात अ, समझ जी, आ गई मैं आपको? समझ रहा हूँ आपकी बात। अभी जो हिस्सा पढ़ रहे हैं वो शरीयत का हिस्सा है। अब जो बच गया है उसको कैसे ट्रीट करना है उसको अगली आया के अंदर देखना है और उसमें एड्रेस करूँगा। वैसे मैं उसको याद रखूँगा और मैं वहीं पे आपको ओके, बताऊँगा ओके, कि अच्छा ये जो ओके, ओके, नो हाँ, प्रॉब्लम, तो वो ओके, जो बच जाता है बेटी का उसको हम बेटी को वापस दे सकते हैं, लेकिन वो कैसे देते हैं वो ज़ाहिर है कि मैं उसको अभी ज़ेर बहस नहीं लेके आना चाहता। ओ अभी जो ओके, शरीयत ने जो पहले स्टेप पे जो बात कही है कि बेटी को हमने क्या देना है, वो 1/2 देना है, अगर वो अकेली है और अगर वो 1 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं, तो सबको 2 तिहाई दिया जाएगा। सबको 2 तिहाई दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि अब उनके दरमियान इसको तक़सीम किया जाएगा। यानी अलग-अलग से 2 तिहाई नहीं दिया जाएगा, बल्कि सबको 2 तिहाई इकट्ठा करके उसके बाद उनके अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर 3 बेटियाँ हैं, तो 2 तिहाई से जो भी अमाउंट निकलती है, वो फिर तीनों में तक़सीम कर दी जाएगी। हाँ, बराबर-बराबर तक़सीम कर दी जाएगी। उसके बाद बेटे का हिस्सा है। बेटे के हिस्से में ये चीज़ सामने रखें कि फिर हम देखेंगे कि क्या बेटे अकेले हैं या साथ बहनें भी हैं। अगर अब क्योंकि अब हम सिर्फ़ बेटों को टारगेट करके बात कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ़ बेटियों को टारगेट किया था, अब हम सिर्फ़ बेटों को टारगेट करेंगे। अगर बेटों के साथ बेटियाँ भी ज़िंदा हैं, तो वो वही फ़ॉर्मूला जो ऊपर हमने देखा था, वही हम बैलेंस विद डॉटर्स जो है ना, वही 1 और 2 की रेशियो के साथ तक़सीम कर देंगे। और अगर बेटियाँ नहीं हैं और बेटे ही अकेले हैं, तो बेटे फिर 100% ले जाएँगे। ये बात है, ये यहाँ पे बयान की गई है। आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड औलाद के हवाले से वाज़ेह हो गई। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है ना, वो आप लोग ऑब्ज़र्व मेरे साथ करते जाएँ, समझते जाएँ। ये बात वाज़ेह हो गई दोनों की ताकि मैं आगे चलूँ? अस्सलाम वालेकुम जी, शकूर भाई। जी, जी। थोड़ा-सा मुझे भी जो आयत आप एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन मुझे भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। एक तो सबसे पहले ये कि जो शरीयत के हिस्से हैं वो तो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। लेकिन जब अल्लाह कुरान में ये भी कहता है कि जो बंदे ने वसीयत की हो
तो जब कोई बंदा वसीयत शरीयत से डिफरेंट मतलब मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि कोई भी बंदा जो वसीयत करे वो शरीयत के बताए हुए तरीके से फ़र्क वसीयत कर सकता है? मतलब कमी पेशी ज़्यादा कम कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी, ये बात मुझे जी, ये थोड़ी-सी मेरा ख़्याल है ये वही सवाल है जो पीछे वाहिद साहब ने पूछा है। जी, जी। जब अगली आयत आती है तो वो चीज़ सारी चीज़ें जो है ना कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी जो शरीयत के हिस्से हैं मेरा ख़्याल है उसी पे फ़ोकस करें। वो फ़ोकस यही मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो चीज़ जितनी यहाँ पे कही जा रही है, जो ज़ाहिर है उसके पैरामीटर्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है, उसकी आउटलाइन डिफ़ाइन की जा रही है, उसकी डोमेन डिफ़ाइन की जा रही है, उसी के अंदर रहते हुए बस उसको रखें। जो चीज़ बच जाती है तो वो अभी हमें देखा कि बेटी का हिस्से बच जाते हैं। यानी अगर एक बेटी है तो आधा हिस्सा बच गया, अगर एक से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो 1/3 हिस्सा बच गया है। अब इनका क्या करना है, ये अगली आयत के अंदर इसको ट्रीट किया जाएगा। अभी जो है ना जितनी बात कही जा रही है बस उतने को समझ जाएँ और ये बात आप समझ गई हैं बहन आप, ये ठीक बात कही है? हाँ, ये समझ गई हूँ कि बेटे अगर हों, बेटी ना हो तो उन सब में 100% बराबर तक़सीम हो जाएगा। अगर एक बेटी है तो आधा मिलेगा उसको और आधा एक साइड पे रख दिया है और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो सारी बेटियों को 2/3 मिलेगा और फिर उसमें जो 1/3 रह गया है उसको भी हम अभी साइड पे रखते हैं। बस इतनी वाओ! सम ये तो बात समराइज़ कर दिया मेरी बात को आपने। चलें बहुत अच्छा, गुड आगे साहब, बढ़ते हैं। गुड साहब, जी, जी। एक सवाल इसमें असल में इसी से कंटिन्यूएशन में है, लेकिन जी, जो जी। कन्फ्यूजन अभी तक इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्या? लेकिन जो सवाल में ये पेचीदगी है ना कि क्या हम शरीयत के से हट के वसीयत कर सकते हैं? तो जो वसीयत है वो तो वसीयत होगी ना फिर भी। आपने वसीयत और कर्ज को अदा करने के बाद फिर दोबारा शरीयत ही के अंदर आना है और दोबारा से इसी तरीके से डिवाइड करना है जिसमें आप फ्लो चार्ट में दिखा रहे हैं, चाहे आपने यस। वसीयत भी कर दी हो। वसीयत जो है जब आप यहाँ कुरान मजीद वसीयत कह रहा है तो ये वसीयत वो वसीयत है जो रिश्तेदारों को नहीं की गई। जैसे किसी को आपने दूर पार के किसी जो है ना कोई किसी को आपने को दे दी, किसी मदरसे को दे दी, किसी यतीम खाने को दे दी, ये वसीयत वो डिफरेंट वसीयत है। यहाँ हाँ, पे नस्बी रिश्तेदारों को जो है ना वो वसीयत जो अल्लाह ने की है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 2 चीज़ों को जो है ना हम ज़ाहिर मेरा ख़्याल है थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। जब अल्लाह ने कहा कि यूसिकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, तो ये जो वसीयत करता है अल्लाह, ये बुनियादी तौर पे शरीयत का बयान है। और जब ये कहता है कि मिन बाद यूसीना बिहा, कि जो वसीयत तुमने की है, एक वसीयत इंसान कर रहा है और एक वसीयत अल्लाह कर रहा है। अब दोनों को ज़ाहिर है कि ये हो सकते हैं गड़बड़, ये प्रॉब्लम हो जाता है अंडरस्टैंडिंग में। जब ये दोनों गड़बड़ हो रहे हैं, तो फिर हमने ये देखना है कि बुनियादी तौर पे अल्लाह किस चीज़ के बारे में वसीयत कर रहा है। अल्लाह आपके रिश्तेदारों के बारे में वसीयत कर रहा है और उसके लिए असूल बयान कर दिया। अक़रबु लकुम नफ़अ का जो है ना असूल बयान कर दिया है। अब जो अल्लाह बयान कर रहा है, तो वो किन रिश्तेदारों के बारे में बयान कर रहा है? या औलाद के बारे में कर रहा है, या पेरेंट्स के बारे में कर रहा है, या बहन-भाइयों के बारे में कर रहा है, या मियाँ-बीवी के बारे में कर रहा है। ये 4 एरियाज़ हैं जो अल्लाह ने डिफाइन किए हैं। इन 4 एरियाज़ में ये शरीयत दी है, इसमें हमने 100% अमल पैरा होना है। जो इंसान ने खुद वसीयत करनी है, वो इनसे रिलेटेड नहीं है, वो इनसे बिल्कुल, बाहर है। बिल्कुल, अब यही बात यही वाज़ेह हो मैंने गई? क्लैरिफ़ाई करना, हाँ, यही मैं था कि वो जो हम कह रहे हैं वो पहले वो डिफरेंट चीज़ है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है। यानी एक वसीयत इंसान करता है, अपनी मर्ज़ी से करता है, वो कितनी करता है ये हमने पिछले जो है ना सेशन में देख लिया था। और उसके बाद जो इंसान करता है, उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि रिश्तेदारों के हिस्से हैं। ये जो रिश्तेदारी हिस्से हैं, इनको भी अल्लाह वसीयत कह रहा है, लेकिन ये वसीयत अब शरीयत का बयान है। ठीक फ़र्क है, बस इतना ये रखें। ठीक ये वाज़ेह हो गई बात? जी, बिल्कुल, बेटी के हिस्से और बेटे के हिस्से ये वाज़ेह हो गए? मैं आगे अगली स्लाइड पे जाने लगा हूँ। जी, तो शकूर साहब जो इंसान वसीयत अपनी तरफ से कर सकता है उसके लिए भी कोई लिमिट मुकर्रर की गई है। वो अप्रॉक्सिमेटली 1/3 से ज़्यादा उसको नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कंडीशन ही, लेकिन जो है ना वो एक एथिक्स हिदायत है, उसमें जो है। हिदायत। जी, ऐसे ही, जी, जी, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। थैंक यू। सवाल इसमें जी, जी, बात करें। का सब लोग सुन लेंगे। जी, जी, बात करें, कोई मसला नहीं। अगर बेटी ना हो, हुँ। शोहर हो, हाँ, हाँ। शरीयत के मुताबिक कितना हिस्सा मिले? बेटी ना हो, सिर्फ शौहर हो, बेटी का शोहर हो, बेटी का शौहर हो, नहीं वो वो नहीं, कहे जी मुझे मेरी बीवी नहीं, नहीं, मैं तो हूँ ना, नहीं, वो नहीं, शरीयत नहीं करती। नहीं, नहीं। लेकिन अगर उसके बच्चे होंगे तो उसको मिल जाएगा। किसको? बेटी के बेटी के बच्चे होंगे तो होगा। बेटी मर गई है, हाँ। शोहर है। अच्छा, अच्छा अब ये एक सिनेरियो आ जाता है, ये कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ, बच्चे को कैसे मिलेगा फिर? मैं बताता हूँ। बेटी को एक बंदा मर गया और उसकी बेटी। बेटी जो है वो नहीं है,
उसका शोहर मौजूद है और बच्चे मौजूद हैं साथ, जी मैं वो बताता आते हैं जी मैं हिस्सा दो हूँ। ये हिस्सा जो है ना, ये मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की बात, ये कुरान ने इसको जो है ना नहीं शामिल किया। अब ये इज्तिहाद का पहलू आ जाता है। वो ये है, मिसाल दे देता हूँ कि आपके 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से यानी वालिद साहब फौत हो गए हैं, औलाद ही 3 भाई हैं जो आपकी है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब वालिदैन की औलाद 3 बेटे हैं। अब उनमें से 2 बेटे जिंदा हैं, एक बेटा फौत हो चुका है और उस बेटा जो फौत हुआ उसकी आगे औलाद है। अब उसकी औलाद क्या है, ये इज्तिहादी मामला है। उस्ताद मोहतरम, इनका नुक्ता नजर ये है कि अब जो तीसरा बेटा है ना, उसको हम ये अस्यूम करेंगे कि वो जिंदा है, और जो हिस्सा तीसरे बेटे का है वो अब बच्चों में दे दिया जाएगा। वो बच्चों में दिया जाएगा, वो उस बहू को नहीं दिया जाएगा, उसकी बीवी को नहीं मिलेगा, उसकी बीवी को नहीं दिया उसकी जाएगा। क्या लॉजिक? उसकी लॉजिक ये है कि बुनियादी तौर पे बात हो रही है नस्बी रिश्तों की। ये इज्तिहादी मामला है, ज़ाहिर है कुरान ने इसको जिक्र नहीं किया। जब नहीं किया तो हम तो सिर्फ कुरान का हिस्सा पढ़ रहे हैं। इज्तिहाद गांधी साहब का है। जी हाँ, गांधी साहब का। इस्तेहाद तो वो भी कहते हैं कि पोते को दाते की जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा। वो ज़ाहिर है कि अब ये आप चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि इसको अब ना फैलाएं। अच्छा सही है। और उसकी वजह ये है कि तो मिल गया ना, हाँ, गांधी साहब ने दे दिया, गांधी साहब ने, लेकिन बाकी जो कहते हैं बाकी नहीं हाँ। देते, बाकी नहीं देते। इसको अभी ना फैलाएं, क्योंकि बात पहले पूरी समझ लें। उसके बाद पैसे जब आप ये पूरा जो है ना एंड टू एंड प्रोसेस समझ जाएंगे तो इसके बाद इज्तिहादी पहलू है वो भी हम देख लेंगे। यानी अगर हम इस वक्त बस मेरा सवाल तो यही था जो आपने कर दिया, आगे चलें आप। हाँ जी, ये मेरा सही था कि क्या शरीयत में है, आपने कहा नहीं है, शरीयत में नहीं, इज्तिहादी मामला है। आगे चलिए। हाँ, इज्तिहादी मामला, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात आ गई है कि पेरेंट्स, बेटी और बेटे के हिस्से देख लिए, अब आ गई है बात पेरेंट्स की। जब पेरेंट्स की बात आई है तो पेरेंट्स जो है ना, यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम आप देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पहले जो बुलेट पॉइंट है उसके अंदर एक डिफरेंट कलर स्कीम है। ये वो स्कीम है जिसमें पहले हिस्सा दिया जाएगा, उसमें वालिदैन हैं जिनको हिस्सा दिया जाएगा या मियाँ बीवी हैं जिनको हिस्सा दिया जाएगा। और ये जो ब्राउन कलर की है, ये ज़ाहिर है कि वही स्कीम है जो बच जाए और उसके बाद पेरेंट्स को और मियाँ बीवी को देने के बाद जो बच जाए तो वो बच्चों के लिए ये डिफरेंट कलर स्कीम है। अब हम पहले बाप का हिस्सा देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आर चिल्ड्रन अलाइव, कि क्या बच्चे जो है ना वो जिंदा हैं। तो अगर जिंदा हैं, यस, और उसकी सूरत में 1/6 जो है ना फादर को चला जाएगा। ये वादे हो गई बात। उसके बाद कहा कि बच्चे जिंदा नहीं हैं। अब ये कहा गया कि क्या सिबलिंग्स जिंदा हैं, यानी बच्चों के बाद ये देखा जाएगा कि क्या बेटी यानी किसके जो फौत हो गया है उसके बहन भाई। पहले ये देखेगा जो फौत हो गया उसके बच्चे जिंदा हैं। अगर बच्चे जिंदा हैं तो वालिदैन को 1/6, दोनों को 1 यानी यहाँ फादर की बात हो रही है, सिर्फ फादर को 1/6 मिलेगा। और अगर बच्चे जिंदा नहीं हैं तो अब हम देखेंगे कि क्या उसके जो है ना सिबलिंग्स हैं, मरने वाले के सिबलिंग यानी बहन भाई हैं। बहन भाई हैं तो फिर भी वालिदैन को 1/6 मिलेगा, वालिद को 1/6 मिलेगा। थैंक यू। उसके बाद अगर सिबलिंग्स भी नहीं हैं, पहले स्टेज में तो बच्चे नहीं हैं तो सिबलिंग्स भी नहीं हैं, तो अब उसके बाद देखा जाएगा कि क्या माँ जिंदा है कि नहीं है। माँ जिंदा है तो फिर माँ को 2/3 मिल जाएगा, माँ को 2/3 मिल जाएगा। अगर माँ भी जिंदा नहीं है तो बाप को 100% मिल जाएगा। 2/3 बाप को मिलेगा, माँ को नहीं मिलेगा। अगर माँ जिंदा है, सॉरी सही कह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि वालिद का ही हिस्सा बयान हो रहा है यहाँ पे। तो पहले केस में अगर बच्चे जिंदा हैं तो 1/6, बच्चे जिंदा नहीं हैं और सिबलिंग्स ही जिंदा हैं तो फिर भी वालिद को 1/6। उसके बाद अगर सिबलिंग्स भी जिंदा नहीं हैं उसके बाद देखा जाएगा कि क्या माँ जिंदा है। माँ जिंदा है तो 2/3 जो है ना फादर को, एफ लिखा है फादर, यानी फादर को 2/3 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट कलर स्कीम आ गई है, चेंज हो गया है। यानी ये आखिरी हिस्सा है, ये कलर स्कीम है जो मैंने रखा है, जो आपने अब तकसीम करना है। तो अब जो है ना यहाँ पे फादर को 2/3 मिल जाएगा। अगर जो है ना वो माँ भी जिंदा नहीं है तो फादर को 100% मिल जाएगा। ये बात हो गई। अब इसमें देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पे कलर स्कीम चेंज की, कर्ज और वसीयत देने के बाद वो तो हर हिस्से में है, वो तो हर हिस्से 6 में है। कलर स्कीम यहाँ पे कुछ चेंज की 2/3 में, वो पीछे 1/6 से चेंज हो गए। मैं सॉरी दोबारा से क्वेश्चन करना समझ नहीं। आपने कहा था ये कलर स्कीम है बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए कौन सी? 3 हाँ हाँ, पर्पल कलर है, ऑरेंज,
जी जी, दो बड़ा तीन है। ये बैलेंस का मतलब ये है कि अब ये हम आखिरी जो है ना वो जो ब्रांच है ना उस पे पहुंच गए हैं। बस हमने देखा कि रूट में कुछ भी नहीं है। रूट में कौन होगा, यानी उससे पीछे को हिस्से हैं जिनको देने हैं, तो वो पीछे कोई नहीं है। तो अब आखिरी जो लास्ट अमाउंट है जो हमने, वो आखिरी अमाउंट जो है वो किसको देनी है? आखिरी अमाउंट पूरी अमाउंट है। जी जी अच्छा अच्छा, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। अगर एक बंदा फोत हो गया है जी जी, और उसके बच्चे भी नहीं है सही, और उसके बंदे के बहन भाई भी नहीं है, जी जी लेकिन उस बंदे का बाप और माँ मौजूद है, जी जी, तो फिर टोटल रकम में से मैं समझ गया बात आपकी। मिलेगा ना। तो जी फिर जी। कलर चेंज करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। मैंने बस इसको इस अंदाज में दिया है क्योंकि जरा मेरा अपना है देखने का अंदाज, आपका डिफरेंट हो नहीं, सकता मैं है। आपको मुझे जो मैंने कह किया रहा मैं हूँ कि समझा। समझने से कह रहा हूँ हाँ, कि टोटल रकम पे करें ना हम लोग, टोटल रकम को तकसीम करेंगे ना, अब हम टोटल रकम क्योंकि अब एग्जैक्टली, रकम तो पूरी पूरी मौजूद है। हाँ, यानी ये जो कलर स्कीम मैंने कैमल कलर की ठीक है, कलर स्कीम ठीक है। रखी है, ये वो रखी है कि जो आपके पास अब आखिरी हिस्सेदार को दे देनी है, और आखिरी हिस्सेदार यहाँ पे माँ बाप ही हैं, और तो है नहीं। मैं समझा शायद कलर स्कीम इसलिए है कि अगर किसी को दे दिया होगा हिस्सा, जो बाकी पैसे बचे हैं वो बांट रहे हैं, वो भी जो जाहिर सी स्लाइड में वही था रूल वैसे। जी जी, इसमें असल चीजें आप बात समझने लगी, अगर आप हाँ, समझ गए हैं तो फिर बस ठीक। टोटल रकम का 1/3 बाप को चला जाएगा, जी जी, 2/3 नहीं 2/3 2/3 बाप को और 1/3 माँ को। 1/3 मान के चले। माँ जो है ना, अभी हम उसको जेरे बहस में ला रहे, वो मैं भी कंफ्यूज कर रहा था पहले, क्योंकि ज़ाहिर है कि फादर का हमने रेक्टेंगल बनाया है, उसी के अंदर फादर की बात कर रहे हैं, अभी माँ की नीचे आ रही है। शकूर भाई, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जो आपने ग्रीन में लिखा है ना फादर्स शेयर, तो इससे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इससे अगर आप ये लिखें कि फादर्स शेयर ऑफ डिसीज्ड पर्सन, तो फिर क्लियर होती है कि जो ये ग्रीन जो है ना ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि मरने वाले का फादर। आप यही मैं समझ गया हूं बात आपकी। जाहिर है कि जब मैं उसको कर रहा हूं तो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से देखा है। अगर आप बात को समझ गए हैं तो बात वाजे हो गई। इसका मतलब ये सारे रिश्ते ही डिसीज, ये सारे रिश्ते ही डिसीज के बयान हो रहे हैं सादा लफ्जों में। जी बिल्कुल, चलें ठीक। ये वालिद के हिस्से समझ गए, यानी वालिद के हिस्से जो है ना वो 4 तरह की हालतें हैं। ये जो नीचे छोटे छोटे जो हिस्से डिफाइन हुए हैं, ये बुनियाद बताते रह रहे हैं कि वालिद के 4 तरह के हिस्से हो सकते हैं पॉसिबली। एक ये कि औलाद हो 1/6, ये एक हालत है। दूसरी हालत ये है कि औलाद नहीं है, सिबलिंग्स ही हैं, तो फिर भी 1/6 मिलेगा, ये दूसरी हालत है, दूसरा सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो ये है कि ना जो ना सिबलिंग्स है ना औलाद है, और उसके बाद माँ है, तो माँ ये तीसरी जो है ना सिनारियो है जिसमें वालिद को 2/3 चला जाएगा। अगर माँ भी नहीं है तो अब चौथा सिनारियो आ गया। चौथा सिनारियो ये कहता है कि अगर ये तीनों नहीं है पिछले, अब आखिरी सिनारियो है तो उसमें 100% दे दिया जाएगा। ये बात वाज़ेह हो गई? अच्छा, अब हम माँ की तरफ आते हैं। माँ की तरफ आते हैं तो माँ के बारे में यहाँ फिर देखा जाएगा कि क्या बच्चे हैं। बच्चे हैं तो 1/6, और वालिद की तरह 1/6 मिल जाएगा। ये जो बात कही जाती है कि मर्द और औरत की बुनियाद पर फर्क किया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ही ये पैटर्न फॉलो किया जाए। औलाद के लिए तो देखा वहां डिफरेंस है, यानी मर्द और औरत होने की बुनियाद पे। लेकिन वालिदैन, अगर हम मर्द और औरत का ही जो है ना अगर ये फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे देखें दोनों बराबर हैं, यानी वालिद भी बराबर है और माँ भी बराबर है। यानी ये क्राइटेरिया ये कि हर जगह जो है ना औरत और मर्द का फर्क रखा है, ना यहाँ नहीं होगा जी, यहाँ नहीं हुआ। तो ये देखें, ये क्राइटेरिया नहीं है, यानी ये जो सवाल उठाया जाता है ये यहाँ पर बराबर है, लेकिन जैसे ही ये बच्चों की जगह ले लेते हैं फिर हाँ, यही बच्चों की जगह आ जाता है तो फिर वो फर्क आ जाता है, क्योंकि वहां पे बच्चे फोकस हो जाते हैं। और उसकी बच्चों के दरमियान जो फर्क रखा है वो अक़रबु लकुम नफ़अ का फर्क रखा है। वो जो दलील दी है कुरान मजीद ने, जो इल्लत समझाई है, जो अंडरलाइन जो फैक्टर है वो समझाया है, वो हमेशा सामने रखें कि वो असल जो है अक़रबु लकुम नफ़अ है, कि वो बच्चे जो है ना बेटे, मतलब है कि अक़रबु लकुम नफ़अ का जो लफ्ज है इसको हम फिर पल्ले बांध लें। हाँ, लेकिन फिर इसको हम लॉजिकली समझ भी नहीं सकते, ये फिर अल्लाह ताला का ही कोई फैसला है, ये अल्लाह ताला का फैसला। लेकिन जब बच्चे आते हैं तब भी तो 1/6 मिलता है किनको? माँ बाप को। ये बच्चों की वजह फिर तो मिलता है, तो बराबर है, बराबर है। बच्चे ना हो तो फिर बहन भाई आ जाए, हाँ, बच्चे भी नहीं है तो तब उनका हिस्सा बैलेंस नहीं है। हाँ, बच्चे बाप ज्यादा ले रहा है, बाप ज्यादा ले रहा है, और अगर बच्चे हैं फिर वो बच्चों की जगह आ बच्चों, जाते हैं, हाँ, औलाद की जगह पर आ जाते हैं वो। अच्छा, माँ बाप, हाँ,
जी जी वैसे ही है, उसकी सही कह रहे औलाद की जगह पर वो बैठ जाते हैं, तो 1/3 उनको हैं। मिलता है। वो अब आगे चल के जो है ना, हाँ, जी हाँ, जी, हाँ, मैं समझा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये बात समझ गए कि माँ का हिस्सा जो है वो अगर बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं मरने वाले के, तो वो 1/6 है। अगर बच्चे नहीं हैं तो अब उसके बहन भाई सिबलिंग्स आ जाते हैं, फिर भी 1/6 है। और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या बाप जिंदा है, क्योंकि माँ को हिस्सा देना है ना। बाप जिंदा है तो बाप जिंदा है तो माँ को जो है 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। अगर बाप भी जिंदा नहीं है, सारा माँ को चला जाएगा। ये बड़ा ही अहम पॉइंट था। ये मेरी स्टेटमेंट जो थी पिछली दफा, मैं उसकी करेक्शन करना चाहता हूँ। पिछली दफा मैंने कहा था कि ये बच जाएगा, हम इसको साइड पे कर देंगे, लेकिन हुआ ये कि जब मैंने बाद में कैलकुलेटर देखा तो फर्क था। उसके बाद उस्ताद मोहतरम से भी रब्ता हुआ जुमे वाले दिन, और हसन अलियास साहब से भी मेरी बात हुई, और वहां पे मैंने ये, एक मिनट, उसको मैंने यहाँ पे मैंने इसको जिक्र किया, डिस्कस किया। तो मैंने उस्ताद मोहतरम से इसकी वजह पूछी कि ये आप 100% जो है ना माँ को क्यों दे रहे हैं, जबकि बेटी को आप अलहदा कर रहे हैं। और एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दें। उसको, बेटी को आप अलहदा कर रहे हैं और माँ को अलहदा कर रहे हैं, सॉरी बेटी को अलहदा कर रहे हैं, शौहर को अलहदा कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं? सॉरी असल में मैं पूरी बात नहीं समझा हूं, तो आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसकी भी मुझे समझ नहीं आ अच्छा बताएं, सॉरी। वो जो ये जो आपने बात की ना, उसको थोड़ा सा दोबारा बता दे, मैं बिल्कुल अच्छा, माइंडेड नहीं कर। मैं खुद दोबारा पहली स्लाइड पे चला जाता हूँ। वो ठीक है, नहीं यानी नहीं, बेटी- माँ के हिस्से से शुरू। कभी अच्छा। गालिबन माँ की बात पे कुछ गालिबन ना वो कंफ्यूज हो ये जिस पे सवाल पैदा कहाँ हुआ। पे आपके गलती हुई थी और कहाँ पे सही कर रहे हैं, जी। तो गलती नजर नहीं आई कोई। अच्छा, सही सही हमने सही, नहीं चले, बोला, सॉरी, वो माजरत के गलती साथ थी। पहले मैं वो गलती समझ- बता दें। हाँ, हमने नहीं, हम तो सही समझ रहे थे, ऐसे था। अच्छा अच्छा, ये कि बच्चों को जो है वो 1/6 हिस्सा, ये बात समझ गए। उसके बाद अगर बच्चे नहीं हैं तो सिबलिंग को 1/6 हिस्सा, माँ को एक। सॉरी सिबलिंग, इसी को अगर बच्चे नहीं है तो बाप ये हम दूसरा स्लाइड पढ़ रहे हैं। दूसरी माँ की, मदर्स की शेयर की, मदर्स की माँ शेयर। शेयर, अच्छा। अगर आप बच्चे हैं तो एम नीचे लिखा है, एम का मतलब मदर को 1/6। अगर बच्चे नहीं हैं तो सिबलिंग्स आ गए हैं उसकी जगह पे, तो फिर भी माँ को 1/6 मिलेगा, ठीक है। अगर सिबलिंग्स भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, सिबलिंग्स भी नहीं हैं, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या फादर है। फादर है तो फिर जो है ना माँ को 1/3 दिया जाएगा। ये बात समझ गए। अच्छा, अगर फादर भी नहीं है तो हम जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कहाँ जाएगी फिर? इसमें फिर मैंने ये इतराज है अच्छा, बड़ी गहरी बात है। रियाज भाई जब कहते हैं सवाल तो वैसे उठा नहीं था लास्ट टाइम, उठा था। नहीं, ये मैंने खुद बता दिया था पिछली दफा कि इसको एक साइड पे कर देंगे, जिस तरह बेटी की अमाउंट को एक साइड पे कर दिया था। और जहन तो यही कहता है कि 2/3 मिलना चाहिए माँ को। जहन क्या कहता है कि माँ को 2/3 मिलना नहीं, चाहिए। माँ को जो है ना वो 1/3 मिला है, तो अब 2/3 बच गया है, क्योंकि फादर नहीं है ना। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, फादर भी नहीं है तो वो माँ बेटी की जगह पर आ गई है, तो उसको 2/3 नहीं, बेटी, आप क्यों कहते हैं बेटी की जगह? जो कुरान ने जब नस में कह दिया है कि 1/3 है, तो हम पीछे क्यों मुड़ना है? नहीं, वो तो नहीं, इसमें खान साहब आधा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप शकूर साहब आप जो कह रहे हैं, अच्छा, हाँ, आधा मिलना चाहिए, सही है। अच्छा, आधा मिलना चाहिए। माँ को आधा मिलना चाहिए था। हाँ, सारा तो नहीं माँ को मिलेगा ना। मैं बताता हूँ। असल चीज है कि हमने नस का मतलब यह है कि टेक्स्ट को पकड़ के लेके चलना है। टेक्स्ट में मैं आपके सामने लेके आता हूँ दोबारा, ये सामने स्क्रीन पड़ी है, इसको देखें। फ़इल्लम यकुल्लहु वलद व वरिसहु अबवाहु, वालिदैन ही जो है ना वो वारिस बन गए हैं, औलाद की जगह पे आ गए हैं। अब वो दोबारा उस चीज को नहीं दोहराया कि जो पीछे कहा था लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, उसको नहीं दोहराया, बल्कि अगर वालिदैन ही जो है ना आगे हैं, मालिक बन गए हैं उस तरके के, तो अब इनके दरमियान कैसे तकसीम होगा? तो उसके लिए कहा कि फली उम्मी सुलुस, माँ के लिए 1/3 हिस्सा होगा और बाप के लिए अंडरस्टूड है 2/3 हिस्सा है। अब हम इसको पीछे वाले हिस्से से जो है ना जाके जो बेटी और बेटे का हिस्सा है उसके साथ लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान ने बता दिया है कि क्योंकि अब वालिदैन ही जो है ना औलाद की जगह पे आ गए हैं, लेकिन जब औलाद की जगह पे आ गए हैं, लेकिन उसके हिस्से कुरान ने खुद अपने टेक्स्ट में बता दिया है कि वो सुलस का लफ्ज नाम ले दिया है माँ के लिए और 2/3 वालिद के लिए। इसमें फिर मैं फंसे हूँ। खान साहब ने कि ठीक है, आपकी बात सही है कि माँ बाप कायम काम हो गए, जब बच्चे हैं नहीं है तो माँ बाप को कुरान पाक ने कहा कि माँ को 1/3 दे दो, बाकी बाप अगर मौजूद है तो उसको 2/3 मिल जाएगा। लेकिन बाप मौजूद नहीं है
जी जी, तो माँ को तो 1/3 मिलना चाहिए ना जी माँ को 1/3 हाफ कर दें उसका जी 100% नहीं होगा ना। अच्छा, ये इसके अंदर बहुत बड़ा नुक्ता है। ये मैंने इसी अग्रेसिवनेस के साथ यानी गांधी साहब से पूछा था कि ये कैसे हो सकता है, शकूर साहब, और इस पे जो है ना मेरी थोड़ी सी ज़ाहिर बात हुई उनसे, मैंने इस पे क्वेश्चन रेज किया और उसके बाद उन्होंने जब समझाया तो मुझे उससे भी समझ नहीं आई। तो फिर उन्होंने कहा कि असल चीज जो है उसको पकड़ें, टेक्स्ट को पकड़ें। टेक्स्ट क्या कहता है, वरिसाहु अबवाहु, वालदैन ही जो है ना वारिस हो गए, वालदैन ही वारिस हो अब गए। इसको पकड़ के कुरान का टेक्स्ट क्या रहा था, हाँ, कि जब बच्चे और बच्चियां ही वारिस हैं, माँ बाप नहीं है, सही, तो बेटी अगर है तो उसको हाफ देना, पूरा ना देना। सही, तो अब हम उसी को उठा के माँ बाप पे ले आते हैं सही, कि बाप भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, माँ मौजूद है, तो उसको हम पूरा क्यों दे रहे हैं, हाफ देना उसको। सही, सही। अच्छा, मतलब अच्छा, मुझे एक और चीज ये समझनी है शकूर साहब कि ये जो आयत यहाँ खत्म हो रही है, आपने उसको लिंक तो पीछे से करना है ना, क्योंकि उसने कुरान तो इसको कहीं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कुरान तो यहाँ पे आके चुप हो गया, तो इसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। तो जब ये इसके बाद तो कुरान ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसका तो बाय डिफॉल्ट वही है जो ताहिर भाई कह रहे हैं कि आप दोबारा पीछे जाएं और ये देखें कि अच्छा अब अगर आप औलाद की जगह रख रहे हैं तो फिर बेटा और बेटी की तरह से देखें ना उसको, तो इसको हाफ देना। अच्छा देखिए, जो बेटी और बेटे का जो हिस्सा है, अगर हम पीछे जाते हैं तो जो अंडरस्टैंडिंग है ज़ाहिर है इससे बनती है, वो ये है कि जब हम पीछे गए हैं तो वहाँ पे ये यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम से जो आयत शुरू होती थी, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जब हमने इसको पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपके सामने 3 सिनारियो रखे थे कि अगर बात इतनी ही होती तो इस इतनी बात के अंदर ये चीज वाजे है कि अगर बेटे और बेटियां हैं तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन दोनों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा 1 और 2 की रेशो के साथ। अगर बेटे ही हैं तो सारा का सारा हिस्सा बेटे ले जाएंगे, अगर बेटियां ही हैं तो सारा का सारा हिस्सा बेटियां ले जाएंगी। मेरी शायद बात कर नहीं समझे आप लोग कि मैंने कहा कि ये जो आयत का टुकड़ा है, अगर बात इतनी ही होती, इससे आगे ना जाए, अगर बात को अपनी बात को यहां तक ही महदूद रखें, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बात इतनी ही रखें, आगे ना जाए, यानी इस टुकड़े अगर कहें कि बस इतनी ही आयत होती, अगर एक्सेप्शन ना डाली होती, एक्सेप्शन ना डाली होती, अब बात समझ गए ना कि अगर एक्सेप्शन ना डाली होती तो आगे तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ना होती तो ये बात लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बस इतनी ही बात होती। तो इससे अकली नतीजे जो निकलते हैं वो 3 निकलते हैं। एक ये कि अगर बेटियां और बेटे हों तो 1 और 2 की निस्बत के दरमियान तकसीम कर दो, ये एक बात हो गई जो इस टेक्स्ट से वाज़े तौर पे निकलती है। दूसरी बात ये हो गई कि हो सकता है कि बेटियां ना हों, तो फिर तरका कहाँ जाएगा, फिर वो सारा का सारा जो है ना बेटों के दरमियान तकसीम हो जाएगा। उसके बाद तीसरी बात ये कि अगर बेटे नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो सारा तरका कहाँ जाएगा, वो बेटियों के दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। ये बात है जो इस हिस्से से निकलती है, और बात जो अब आप कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है इसी हिस्से से तल्लक से बात कर रहे हैं। लेकिन कुरान ने क्या किया है कि जो तीसरी बात थी, कि जो तीसरी बात ये है कि अगर जो है ना सिर्फ बेटियां हैं तो अब क्या किया जाए, उसकी एक्सेप्शन बयान की है। जब कुरान ने एक्सेप्शन बयान कर दी अगले हिस्से में, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनी फलहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदा फलहन निस्फ, इस एक्सेप्शन को हम हर सूरत में कायम रखेंगे और ये कहेंगे कि अगर बेटियों का हिस्सा जो है, अगर अकेली ही बेटियां हैं और एक ही बेटी है और एक ही बेटी आधा है, तो आधा हम फिर कहाँ देंगे उसको, जो अभी हम उस आया को नहीं पढ़ा, तो अब हम यही कहेंगे कि इस हिस्से को अभी एक साइड पे रख दें। लेकिन अभी हम उसके बात नहीं कर रहे, इससे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्सेप्शन कुरान ने दे दी हमें, अब हमें चाहिए कि हम एक्सेप्शन को सामने रख के चलते हैं कि अगर बेटी के लिए है और कुछ भी नहीं हो तो उसको हाफ मिलता है। जी जी, इसी रसूल को हम माँ पे अप्लाई करते हैं, तो कोई भी नहीं है, सिर्फ माँ के लिए है, तो उसको भी हाफ मिलना चाहिए ना। वैसे हाँ, ताहिर की जो बात है ना, मैं समझ गया। लेकिन सर बात समझ आ गई कि जब वो इसमें भी ये कि पढ़ रहे थे, दो बंदे सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एट टाइम। जी अलिया साहब बात करें पहले अपने। जी जब मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन का तर्जुमा वो कर रहे थे तो उस वक्त वो इस पर जोर क्यों दे रहे थे, और आज आप क्यों जोर दे रहे हैं कि आगे अगर एक्सेप्शन ना होती। ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज मुझे समझ में आया 10 साल के बाद। बड़ी बात, बड़ी बात। तो उसको मानना चाहिए ना, क्योंकि वो जो एक्सेप्शन है वो अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं, वो आपकी इज्तिहाद के दर्जे में ही नहीं ला रहा।
वो इत्तेहाद के दर्जे में नहीं आ रहा। जब हम उसकी बेस पे जो हम कह रहे हैं कि उसको हाफ दो माँ को, तो हाफ देना, हम उसको 100 पूरा नहीं। अच्छा सुने, अच्छा सर इसमें एक चीज चीज कि माँ को हाफ। जी उस्मान साहब एक मिनट, बारी बारी। जी उस्मान साहब, एक मेरा सिर्फ ये कि हम इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। आप पहले ये हमें बता दें कि आपकी जावेद साहब के साथ और लियाज भाई के साथ क्या बात हुई, हम दोबारा इसके ऊपर दोबारा आते हैं, क्योंकि क्या पता उसके बाद हमारे और क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएं। जी मैं हाजिर हूँ, 10 सेशन भी होंगे तो मैं इसको करूंगा। डोंट वरी, मैं दौड़ने वाला नहीं हूँ। मेरी पेशेंस का आप ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। बयान कर दें हमें कि आपकी जावेद साहब से और हसन भाई के साथ क्या बात हुई है। हम पहले उसको तसल्ली के साथ अपने दोबारा इसके जी मैं उसी के बारे में बताता हूँ। ये बात वाज़ेह हो गई। एक मिनट, मेरा ख्याल है थोड़ी सी लियाज भाई एक मिनट जरा। बात ये कि जो हमने पूरे सेशन में, मैंने उस दिन भी अच्छा खासा टाइम दिया था कि ये 3 सिनारियो जो हैं उसको पल्ले बांध लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको जब हम लिज़्ज़कारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन है, ये इसके बाद एक्सेप्शन आती है। उस एक्सेप्शन को अगर फर्ज किया कि हम ना करें तो 3 सिनारियो इसी के अंदर कवर हो जाते हैं, बेटी को पूरा का पूरा हिस्सा मिल जाता है। लेकिन जब आप एक्सेप्शन आ गई तो अब हमने एक्सेप्शन के सामने सरेंडर करना है, उसके सामने झुकना है और एक्सेप्शन को मानना है। अब बेटी का जो आधा हिस्सा है उसको एक साइड पे कर दें। अगर 2 बेटियां 2 से ज्यादा हैं तो 2/3 उनको मिल जाएगा, तो 1/3 जो बच गया उसको लगा कर दें वक्ती तौर पे। वो कैसे ट्रीट करना आगे चल के उसको देखेंगे, लेकिन उस एक्सेप्शन को मानो। और उसके बाद जब हम पेरेंट्स पे आ गए हैं, ये जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें ये कहा जा रहा है, यहाँ पे एक खास लफ्ज है, उसको पल्ले बांध लेना है। वहां हमने एक्सेप्शन को पकड़ लिया था, यहाँ खास एक लफ्ज है उसको पकड़ लेना है, वह वरिसाहु अबवाहु। अब इस डोमेन से बाहर नहीं निकलना, इस डोमेन से बाहर नहीं निकलना। अगर जो है ना माँ का हिस्सा बच रहा है, कह रहे हैं कि इस लफ्ज की बुनियाद के ऊपर जो एक्सेप्शन थी उसको छोड़ दें, उसको एक्सेप्शन छोड़ दें, क्योंकि वो एक्सेप्शन थी। आप कह रहे हैं कि 100 माँ को दो, हाँ माँ को दो, क्योंकि वो एक्सेप्शन बच्चियों के लिए थी, वो माँ के लिए। आप कह रहे हैं कि एक्सेप्शन सिर्फ बच्चियों के लिए है, माँ के लिए नहीं। एक्सेप्शन हमेशा वो पर्टिकुलर होती है, पर्टिकुलराइज हो जाती है। ऐसे इसका रीजन क्या है, ये मेरे ज़हन में आ रही है। जी समझ गए बात, ये बात हो गई। क्या है, तो हम तो कुरान पाक के अंदर से ही ये भी असूल निकाल रहे हैं। हाँ कि देखो अगर कायम मकाम बन गया माँ बाप, हाँ उसी कुरान के बेस पे हम उतार रहे हैं। कायम मकाम उसी कुरान के बेस पे कह रहे हैं कि भाई इतना तो हम मानेंगे कायम मकाम, लेकिन बेटियों का ऐसा मानेंगे। वो बेटियों के लिए एक्सेप्शन कहा था, और यहाँ पे जब कायम मकाम ले आए हैं तो कुरान ने कहा कि अब उस एक्सेप्शन को इस्तेमाल नहीं करना। मेरा जो रूल दिया जा रहा है कि वालिदैन क्या देखो, एक्सेप्शन बेसिकली जब हम देखो एक्सेप्शन जो होती है हमेशा खास होती है, वो कभी भी आम नहीं होती। समझ आ गई बात की मुझे। एक्सेप्शन क्यों किए जाती है? शकूर साहब ये कह रहे हैं वो बेटियों के लिए अप्लाई होगी, बस उसको जनरलाइज एक्सेप्शन को किया ही नहीं जा सकता। ये बात करें उस्मान भाई। ताहिर भाई, असल में बात ये हो रही है कि पहली फ्रेज है सिंटेक्स में, ये बात हो रही है कि ये मेरा ख्याल है एट ए टाइम एक वक्त सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। जी बात करें उस्मान भाई। अच्छा ताहिर भाई, असल में बात ये हो रही है कि पहला सिंटेक्स है कि आपकी जो औलाद है ना वो आपकी वारिस है। अब वो उस सारी की सारी वारिस आपकी औलाद है, और उस औलाद के अंदर जो है ना फिर कोड के अंदर जो है ना एक्सेप्शंस आई हैं कि ये 3 सिनेरियोज हो जाएंगे, तो उसको तुमने कोड को ऐसे एग्जीक्यूट करना है। यही चीज उठा के अब बात आ गई है कि अब औलाद नहीं है तो आपके वालिदैन हैं, अब वालिदैन आपके वारिस हैं। लेकिन कुरान ने क्या किया है कि अब ये नया कोड आया है, इसकी एक्सेप्शन नहीं बयान की गई, तो इसका मतलब इसकी एक्सेप्शन है ही नहीं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हाँ ये भी कहना चाहिए ना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक्सेप्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे। बस हाँ, बात समझ गए ना। अगर आप समझ गए हैं तो ये बात अप्लाई कर रहा था कि अप्लाई करने के बाद कैसे हो सकता है 100%। हम एक्सेप्शन के अंदर बेटियां बयान की गई है ना, यानी कि औरत और मर्द की बात नहीं हो रही, वहाँ पे एक्सेप्शन बेटियों के लिए है। जी औरत और मर्द के लिए नहीं है। जी ऐसे ही है। सही कहा आपने। लेकिन ये भी जो फैसला हम कर रहे हैं ये भी अक्ली नहीं टेक्स्ट की बेस पे, अकली नहीं है। देखिए जब आप टेक्स्ट बोलते हैं ना, वो भी आप अकल से ही निकाल रहे होते हैं। देखो अकल का मतलब ये होता है, जो जाहिर है कि जब हम टेक्स्ट के साथ इसको देख रहे होते हैं तो इज्तिहादी बात आ जाती है। वही मतलब करें ना, क्योंकि ऐसी बात है जिसको कुछ लोग शायद ना मानते। मैं आपको ये बताऊं कि ताहिर साहब की बात में भी उतना ही वजन है जितना गामदी साहब की बात में वजन है। मैं आपको ये बता दूं। सही। लेकिन मैं गामदी साहब की बात को इसलिए पूरी तरह समझ गया हूँ क्योंकि मैंने उसकी बात को 10 साल सुना है। आज पहली दफा मुझे उसके एक जुमले की समझ आई है और मुझे पूरी चीज क्लियर हो गई है। जी
लेकिन शुक्र करें फिर तो। हाँ मैं तो आप सदे मैं तो क्लियर हो गया हूँ, लेकिन साहब या जो उस्मान सदर हो गया। हाँ, जो उस्मान बात कर रहे थे और जो ताहिर बात कर रहे हैं, दोनों इनकी बात अकली तौर पर बिल्कुल सही है जी। वो अकली मुकदमा है, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि कुरान ने टेक्स्ट के साथ जोड़ दिया है कि अब वालिदैन ही वारिस हैं, अब हिस्सा बचना नहीं चाहिए, बच के किसी और जगह नहीं जाना चाहिए। अब इसको सेट असाइड नहीं कर सकते किसी भी अमाउंट को, क्योंकि ये वालिदैन ही वारिस हैं। कि मेरे लिए वो लिखुल अबवैहि हम यूसीकुम अल्लाहु फी औलादिकुम, दोनों जुमले एक ही है, इसलिए मेरे लिए ये दलील पूरी तरह मेरे बैठ नहीं करी मुझे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें गलती जो जहाँ लग रही है ना, वो ये है कि जब हम वो जुमला बोलते हैं कम्युनिकेशन के लिए कि अब वालिदैन बच्चों की कायम मुकाम आ जाती है, जुमला हमने कहाँ से लिया है? कुरान शरीफ के अंदर नहीं है। सही, ये हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं और मसाइल पैदा करता है वो जुमला। तो इसको ना करें, इसको कहें कि सिर्फ वालिदैन ही वारिस हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर वो शरीयत उसको कहते हैं ना, बस अल्लाह ताला ने शरीयत में फैसला कर दिया है कि माँ का हिस्सा 1/3 और बाप का हिस्सा 2/3 है, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि वो मसला पैदा ना हो जो ताहिर को आ रहा है। ठीक है, अब बात समझ गया ना बात। हाँ, अगर तो ये पकड़ लो ना कि वारिसहु अबावाहु का रेफरेंस जो है वो ये है कि भाई टोटल बाल के वारिस माँ बाप रह गए हैं अब। हाँ, तो फिर तो सब नीचे बचना चाहिए, तो फिर तो माँ को पूरा दे देंगे आप। जी, ये बात है। अब ये बात रहती वो हम अप्लाई नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें जो मेरी बात हुई थी असल ये कि पिछली दफा जो ये मेरा अपना कंक्लूजन था, क्योंकि ज़ाहिर है कि नीचे उस्ताद मोहतरम ने इसको बयान नहीं किया था और ना ही उनके ऑडियो लेक्चर में था इस चीज़, तो मैंने यहाँ बात पकड़ी और मैंने अपनी, ज़ाहिर है कि मेरी अपनी सोच थी, उसके मुताबिक कहा कि नहीं, इसको क्या कहा था? मैंने कहा कि ये माँ का हिस्सा है, बच जाता है अगर जो है ना वो शौहर भी नहीं है और माँ का हिस्सा जो है 1/3 है, तो अब 2/3 तो बच गया है, तो वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा, वो मैंने समझा कि जिस तरह बेटी का हिस्सा अलग कर दिया जाता है, यानी उसको बाद में ट्रीट करेंगे, ऐसे ही बीवी का हिस्सा जो है ना बाद में ट्रीट करेंगे, जो बच गया है। आपको 1/3 क्यों आया था जहन में? क्या 1/3 ही मिलना है? कुरान में आ गया। जब फादर, जब हस्बैंड नहीं है, तो हस्बैंड नहीं है तो उसके बाद 2/3 बच गया है ना। अच्छा, आप ये कह रहे थे, आप इससे ये नतीजा निकाल रहे थे कि चूंकि अल्लाह ताला ने लफ्जों में नहीं बोला, सही, तो इसको बेटियों के साथ, तो आपने बिल्कुल कंफर्म कहा था कि नहीं, तो इसलिए वो रहेगा ही 1/3। वो रहेगा ही 1/3, मैं ये समझा। अल्लाह ताला ने बोल दिया, जी बोल दिया है, ठीक है। अब 2/3 कहाँ जाएगा? मेरे जहन में था कि इसको अलहदा से बाद में ट्रीट करेंगे, मेरे जहन में सवाल हुआ और इस दौरान मेरी बात हो गई गांधी साहब से। जी, मैं भी टैक्स पे बात कर रहा था, मेरी गांधी साहब से बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरा सवाल है, ठीक है, और उन्होंने जो बात की वो मुझे नहीं समझ आई। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप ये जो वरीसहु अबवाहु, आप इसी को फोकस करें, क्योंकि डोमेन बयान कर दी, इससे बाहर नहीं हमने निकलना। तो अगर जो है ना फर्ज किया कि फादर नहीं है, तो माँ को फिर सारा का सारा हिस्सा चला जाएगा, क्योंकि अब डोमेन तय हो गई है, अब उसी डोमेन के अंदर रहना है। ये चीज वाज़ेह हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, तो ये माँ का हिस्सा भी हो गया। मैं आगे बढ़ूं? हाँ, अब आगे बढ़ो। जी, मेरे ऑनलाइन दोस्त हैं, वो भी आप लोगों को साथ साथ लेके चलना है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि आप लोग इस चीज को समझें। मैं यहाँ पे जो है ना वो ये समझा हूँ कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके ना बच्चे हैं, ना उसकी जो ना वो बहन भाई है, ना तो ना बीवी है। तो उस हवाले से फिर जो है ना वो जब माँ बाप ही अकेले वारिस हैं, तो बाप भी नहीं है, तो 100% फिर माँ का ही हुआ, बाकी कोई रिश्तेदार ही नहीं बचा माँ के अलावा। बहुत खूब, चलें, सही कहा आपने, दुरुस्त कहा। जी जी जी, ऐसे ही ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो अब आ जाती है बात सिबलिंग्स की, बहन भाइयों की, यानी उसी फ्लो के साथ जो फ्लो कुरान मजीद का है, उसी फ्लो के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एक बंदा मरता है और उसके बाद उसके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ बहन भाई हैं, बच्चे नहीं है, दोनों ही। मैं फ्लो की बात कर रहा हूँ, जिस फ्लो के साथ कुरान मजीद आगे बढ़ा उसी फ्लो के साथ है कि हम ये कह रहे हैं कि सिस्टर्स का जो हिस्सा है, पहले ये देखा जाएगा कि क्या मरने वाले के बच्चे जिंदा हैं, अगर जिंदा हैं तो सिस्टर का हिस्सा 0 है। बहन भाइयों का, यानी बहन भाइयों का हिस्सा 0 है। बहन भाइयों का हिस्सा चलें, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने ऊपर बॉक्स बना दिया है कि तो सिर्फ सिस्टर है, नीचे ब्रदर अलग है, तो आप यूं कह लें बहन भाइयों का हिस्सा 0 है। दोनों बराबर, दो जी, ऐसे मुजरिम नहीं है। अच्छा,
उसके बाद कहा कि जब औलाद नहीं है तो जो है ना आगे हम देखेंगे कि क्या भाई जिंदा है, बहन भाइयों का हिस्सा है ना, तो अब भाई जिंदा हैं तो भाई और बहन औलाद की जगह पे आ गए हैं। तो हम वही रेशो जो है, जो रेशो पीछे बच्चों की थी, वही रेशो बहन भाइयों के लिए इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस विद ब्रदर्स, यानी जो 1 और 2 की निस्बत है उसी के साथ हम इसको कर देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या भाई भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो फिर देखेंगे कि अब बहनें ही जिंदा हैं, बहनें ही जिंदा हैं, कितनी बहनें हैं, एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक है तो बेटी की तरह इसको 1/2 मिल जाएगा। ये आयत गो के हमने 11 के अंदर ये चीज क्लियर है। 11 के अंदर वो कौन सी चीज है, फा इनकान लहू इख्वतुन फली उम्मिही सुदस, माँ 1/6 पे आ गई है, वालिद 1/6 पे आ गया है, तो बच्चे भी ज़ाहिर है उसी 1 और 2 की, बहन भाई भी उसी 1 और 2 की रेशो में आ जाएंगे। लेकिन ये आगे चल के आया नंबर 176 जो इस सूरा की आखिरी आया है उसमें भी इसको बयान किया गया है। ये बात वाज़ेह हो गई। यानी ये सारी चीजें मेल मिला के ये वाली जो फ्लो है, ये जो सिस्टर और ब्रदर के हिस्से हैं उसको हम देख रहे हैं। अच्छा, अगर एक ही बहन है तो बेटी की तरह आधा, अगर एक से ज्यादा हैं तो वो 2/3। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट बच जाएगी। अगर सिर्फ बहनें ही हैं तो इसको हम अलग कर देंगे, जिस तरह बेटी की अमाउंट अलग कर दी है इसको अलग कर देंगे। ये बात समझ गए रियाज साहब, यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं है जी। इसमें ये है कि बीवी का हिस्सा उसके पहले दे, ये बीवी, देखो बीवी जो है वो आगे चल के आएंगे, हम कुरान मजीद के फ्लो के साथ चल रहे हैं, हम सब चीजों को जो है ना वो एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो वो सारी चीजें मिक्स अप हो जाएंगे। अब आगे बीवी की बात आती है तो हम वहां सारी चीजें सिनारियो देख लेंगे। अच्छा, ब्रदर का शेयर भी ऐसे ही है कि ये देखा जाएगा कि भाई का हिस्सा जो है, अगर बच्चे हैं तो फिर तो 0, बहन भाई का हिस्से 0 है। अगर जो है ना बच्चे नहीं हैं तो सिर्फ बहन भाई ही हैं, तो फिर देखा जाएगा कि भाई के हिस्से के लिए क्या वो बहन भी है कोई, अगर बहन है तो वो रेशो जो 1 और 2 की रेशो है वो चल जाएगी। और उसके बाद देखा जाएगा कि अगर कोई बहन भी नहीं है तो भाई 100% ले जाएगा। ये बात हो गई, यानी जिस तरह ऊपर बहन। लेकिन अब प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो इस सिनेरियो को रखते हुए तो हम अकेला हिस्सा तकसीम नहीं कर पाएंगे, कि अगर माँ बाप भी मौजूद हैं जी जी, और मैं ये सिनेरियो खोलता हूँ तो मैं कहूँगा अच्छा बच्चे हैं कि बच्चे नहीं है, भाई बहन मौजूद है, हाँ जी हैं, उनको बांटने से पहले कहूँगा हाँ माँ बाप भी है कि नहीं, जी जी, तो माँ बाप को पहले दूंगा ना हिस्सा में, जी जी, फिर उसके बाद करूंगा ना। ये आपने दुरुस्त कहा, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। असल ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है कुरान मजीद की आयत के साथ साथ। ठीक है, ये एक सिनारियो मैंने सामने रखा है। दूसरा सिनारियो जो मैंने रखा है कि मैं यूनिटरी वैल्यू को देख रहा हूँ, यानी इंडिविजुअल्स को देख रहा हूँ, कलेक्टिवली नहीं देख रहा। ठीक है, यानी जब मैं हम अप्लाई करने लग पड़ते हैं, हमें लगता है अच्छा माँ बाप बेबी नहीं तो बेबी भी आएगी बाद में इसके अंदर, है ना। जी जी, होगा ये कि जब मैं किसी का जो ना अगर फौत हो जाता है बंदा, इस तरह यानी घर में को फौत हो जाता है और मेरे पास फर्ज किया आता है और मुझे जो है ना ये सारा सॉल्यूशन जो है ना उसको देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि अच्छा मुझे बताएं कि उसके वालिदैन में कौन कौन है, मैं लिख लूंगा। ठीक है, क्या कंप्लीट फ्लो चार्ट आखिर में शायद आप बना सकें जी, आखिर में बन जाए कि पूरा फ्लो चार्ट प्रैक्टिकल तो सभी। मैं जो मेरे अपने जहन में तस्वीर है मैं उसके मुताबिक बता देता हूँ। मैं ये कहूंगा कि अच्छा इसका वालिदैन है, माँ है और बाप है, तो मैं माँ का हिस्सा अलग निकाल दूंगा और उसके बाद बाप का हिस्सा अलग निकाल दूंगा। मैं उससे बात पूछूंगा कि अच्छा औलाद है तो मैं बेटी का हिस्सा अलग निकाल दूंगा और बेटे का हिस्सा अलग निकाल दूंगा, रेशो की सूरत में, मैं उसकी फाइनल अमाउंट नहीं बात, रेशो की सूरत में कि अच्छा ये रेशो इसको मिलनी है। अच्छा, अगर कहेगा कि नहीं औलाद तो नहीं है, बहन भाई है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बहन भाइयों के हिस्से अलग अलग निकाल दूंगा, यानी एक एक करके निकाल दूंगा। जब ये सारों के हिस्से अलग अलग रेशो बन जाएगी तो उसके बाद मैं करूंगा कि अच्छा पहले जो है ना वो मियाँ और बीवी का हिस्सा निकालो और वालिदैन का हिस्सा निकालो और उसके बाद मियाँ या बीवी, पहले बीवी का निकालेंगे तो पहले माँ बाप का निकालेंगे, ये दोनों इकट्ठे यानी पूरी की पूरे तरीके से निकालना है, पूरे से पूरे तरीके से निकालना। आप यूं कहें कि यानी अफराद को तकसीम ना करें बल्कि तरके को तकसीम करें। तरका का 2 हिस्से बनाएं, यानी उसको कंसेप्चुअली 2 हिस्से बनाएं, कंसेप्चुअली आप कर लें, बना लें। बीवी और माँ बाप को करना तो सोच पे चला जाता है, नहीं आता, मैं उस पर आता हूँ ना, वो आएंगे, उस पे आएंगे, उनको बांटना। अच्छा, मेरा ख्याल है सब लोग हम जो आगे चले जाते हैं आगे ना जाए, कि मैं ऐसे करूंगा, मैं नहीं, मैं देखो कंसेप्चुअली चीजें दें, उसकी आगे चले हम आगे चले गए ना जी, आगे चले।
ये चीज वादे हो गई। अगली स्लाइड पे आ जाएं तो अब आगे शौहर और बीवी का हिस्सा। पहले जी बात करें। सिर्फ में एक इसको समराइज कर दें कि हमने अभी ववारिसहु अबवाहु का पढ़ लिया और हमने कहा उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थी, लेकिन अब एक्सेप्शन एक आई थी कि फाइन काना लहू इख्वातुन, तो यानी कि उसके बहन भाई हैं। तो ये हमने इस बात उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो हमने इसको डिड्यूस किया कि चूंकि इसकी फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि तो कुरान ये बता रहा है हमें कि बिल्कुल बच्चों की तरह अपने बहन भाइयों को भी तकसीम करना है। यही हमारी अजम्पशन है ना? जी नहीं, इसमें थोड़ा सा इजाफा भी मैंने किया था। शायद उस वक्त ये कहा था कि जो आखिरी जो आया है वो बेसिकली इसी को ट्रीट करती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ी नहीं है तो उसको साथ शामिल के मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा ठीक, ये बात कही थी कि एक तो बात ये ऑटोमेटिकली निकलती है यहाँ पे कि फाइन काना लहू इख्वातुन, क्योंकि माँ उस जगह पे आ गई है, बाप उस जगह पे आ गया है, तो इख्वातुन जो है ये आपकी बेटी और बेटों की जगह पे बहन भाई आ गए हैं। ये यहाँ पे क्लू है। ये इस क्लू को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो मुखातबीन हैं उन्होंने भी सवाल उठा दिया, जिस तरह आपने सवाल उठाया है उन्होंने भी सवाल उठा दिया। तो फिर इसका जवाब कुरान मजीद ने आगे 176 में दिया है। ये क्लू था, जिस क्लू को हमने यहाँ पे अपने तौर पे तो समझ लिया है कि ये ठीक है उसी जगह पे आ गए हैं, लेकिन इस क्लू का जवाब आगे जाके जो है ना वो 176 में दिया है। मैं दोनों को मिला के ये बात इस फ्लो चार्ट के अंदर जो है ना बयान कर रहा हूँ। अभी बात वाज़ेह हो गई? वाज़ेह हो गई, थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं तो अब स्पाउसेस हैं। स्पाउसेस में याद रखें कि ये मियाँ भी हो सकता है और बीवी भी हो सकता है। स्पाउसेस का अज़वाज, यानी उसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में हम स्पाउस कहते हैं। स्पाउस का लफ्ज़ वाइफ के लिए भी यूज हो जाता है और शौहर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। वाइफ का हिस्सा जो है देखेंगे कि क्या बच्चे जिंदा हैं। अगर बच्चे जिंदा हैं तो वाइफ को 1/8 मिलेगा, अगर बच्चे जिंदा नहीं हैं तो वाइफ को 1/4 मिलेगा। और ऐसे ही शौहर को अगर बच्चे जिंदा हैं तो 1/4 मिलेगा, और अगर जिंदा नहीं है तो उसको 1/2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखें कि दोनों की अमाउंट बच जाती है, यानी शौहर की भी बच जाती है अमाउंट और वाइफ की बच जाती है। अगर यहाँ पे बच्चे वाइफ है तो वाइफ के अपने बहन भाई भी हो सकते हैं। जो अमाउंट बचती है वहां पे चली जाएगी ना। कोई बात समझ रहे हैं ना? बच्चों की अमाउंट तो बाद डिस्कस करते हैं। हाँ तो हम इससे बांट लेते हैं। चलें ठीक। बच्चों की अमाउंट तो थोड़ी जगह बची थी। जी सही बात है, कंफ्यूज बेहतर है कि आगे चलें। ठीक, आगे चलें। बच्चे की अमाउंट की नहीं बल्कि बीवी के ऊपर जो है ना, मैं जो फंस गया हूँ ना। जी मैं अब स्लाइड आनी है आगे। जी वो स्लाइड आ गई जिसका इंतजार था। ये अभी जिसका इंतजार था वो आ गई है, वो दिन आ गया। बीवी की साइड है ना? नहीं, बीवी और पेरेंट्स। बीवी और पेरेंट्स, हाँ, कि जिसमें आप कहते हैं कि अब उसका क्या किया जाए कि बीवी बच्चे नहीं है, बहन भाई भी नहीं है। अब आगे बात बीवी और पेरेंट, बीवी और पेरेंट्स का। हाँ, ये एक नहीं बन रहा था। हाँ शुक्र साहब, ये एक मिनट के लिए प्लीज पिछली स्लाइड पे जाना। जी जरूर क्यों नहीं जी, बात करें। थैंक यू। तो इसमें ये कि जो मरने वाला है उसकी वाइफ और उस वाइफ और अगर जो ना वाइफ है तो उसके हस्बैंड के शेयर की बात हो रही है। जी अब देखो, या तो बीवी ने मरना है या शौहर ने मरना है, किसी एक ने मरना है। इसको मजाक समझेंगे। जो भी मरा है, बीवी मरेगी तो उसका शौहर है, शौहर का हिस्सा बयान करेंगे। अगर जो है ना शौहर मरा है तो बीवी का हिस्सा बयान किया जाएगा। ये उसमें और इसमें डिस्टिंक्शन है कि अगर तो जो ना शौहर मरा तो बीवी को 1/4 बच्चों के ना होने की सूरत में, और अगर जो ना वो बीवी मरी है तो हस्बैंड को हाफ मिलेगा। जी ऐसे ही। तो वो जो हाफ है वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो है नहीं, वो जो हाफ रिमेनिंग रहता है वो तो अंडरस्टूड है जबर साहब। वो याद तो, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ शौहर का हिस्सा बयान कर रहे हैं। हो सकता है कि जब शौहर मरा है तो बीवी का हिस्सा और शौहर के साथ उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसके वालिदैन भी हो सकते हैं, उसके वो वहां उनमें तकसीम हो जाएगा। क्योंकि इस स्लाइड के फ्लो चार्ट के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ शौहर के हिस्से की बात कर रहा हूँ, बाकी हिस्सों की बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ बच्चों की बात आपने कर दी है ना साथ, वो तो हो गई है। तो हम सोचते हैं अच्छा बच्चे माँ बाप क्यों नहीं आए। तो बच्चों, आपने बात की स्लाइड में बच्चों की और शौहर की, कि शौहर फौत हो गया
असल ये कि जब तो बच्चे अगर हैं तो बीवी को ये मिल जाएगा, बच्चे नहीं है तो बीवी को ये मिल जाएगा। जी जी। लेकिन जो बाकी बचेगा वो कैसे वो तो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो पीछे माँ बाप बल्कि हो सकता है पहले मिले उनको। हाँ हो सकता पहले मिलेगा, ये वो कुछ माँ बाप भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसको आइसोलेशन में जाके देख रहा हूँ। ये फ्लो चार्ट बनाया ही आइसोलेशन में है कि सिर्फ एक ही जो है ना हम फ्री को टारगेट कर रहे हैं एट ए टाइम, सबको नहीं कर रहे। आपका क्या पॉइंट आता है? जी मेरा सिनेरियो ये है, ये फ्लो चार्ट पे मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये फ्लो चार्ट से डिफाइन कर रहा है हिस्से। इसको यूज करके हम हिस्से तकसीम नहीं कर सकते सारे के साथ जो मैं ऐसे ही दुरुस्त कहा। मेरा सिनेरियो ये है, जो अगला गलीबन आप कह रहे हैं आ रहा है, वो ये है कि बच्चे नहीं है और बहन भाई भी नहीं है, सिर्फ जो है ना माँ बाप, बीवी मौजूद है और माँ बाप मौजूद है। अच्छा ठीक है। अब कुरान कहता है कि जब बच्चे ना हो तो बीवी को 1/4 दे दो। ठीक जी दे दिया। उसके बाद कुरान कहता है कि जब बच्चे ना हो तो माँ को 1/3 दे दो। ठीक। और बाप को 2/3 दो। तो ये फिर एक नहीं बनता। नहीं वो वही बच्चों वाली चीज आ जाती है। तो कैसे वो 1/4 आप निकाल लेते हो ना, बाकी में अब 1/3 माँ है। अच्छा ये बात, ये मैं ऐसे ही है, क्योंकि हम ये पहले बीवी को दे रहे हैं। यही मेरा सवाल है, क्या हम पहले बीवी को फारग करेंगे या टोटल में से सबको देने कोशिश? अगर हम टोटल में देने कोशिश करेंगे ना, मैं मेरा ख्याल है वो इस स्लाइड के बाद जो है ना बात मुतमिन हो जाएगी। मैं उसी का जवाब देना है अभी। अच्छा मैं भी थोड़ा सा कुछ चाह रही हूँ। मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करना चाह रही हूँ कि जो आप स्लाइड्स में सरप्लस रह जाता है ना, तो वो भी अगर एंड में एक लिख देना कि ये मतलब ये भी पिछली स्लाइड को अगर आप खोलें तो उसमें अगर प्लीज अगर आप खोलें, क्योंकि मुझे भूल गई है। अच्छा कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? ये स्पाउसेस की वाइफ का शेयर है। इसके एंड में जाएं तो जैसे वाइफ का जो शेयर बनता है, चिल्ड्रन अलाइव है तो वाइफ को 1/8 मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं है तो वाइफ को 1/4 मिलेगा। तो यहाँ पे सरप्लस हो गया ना हिस्सा, 1/4 रह गया जिसको अभी सॉर्ट आउट करना है। जी सही कह रहे हैं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ क्योंकि जब वाइफ का शेयर हम बयान कर रहे हैं तो मैंने बाकी चीजों को इंक्लूड नहीं किया, मैंने सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ वाइफ को इस फ्लो चार्ट में। थोड़ी सी कंफ्यूजन, हाँ वो कितना है वो मैं उसको आगे करके मैंने अभी बहुत सारी मिसालें देनी है, आगे चल के मैंने बहुत सारी मिसालें देनी है। मैं इसलिए बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि जितनी डोमेन जिसमें बात कर रहा हूँ बस उतनी बात रखें, उसके आगे जो है ना सारी चीजें 1 बाय 1 मैं उसको एड्रेस करूंगा। वो ये शकूर भाई कि वो ये होता है कि इंसान इसी स्लाइड पे ही कंफ्यूज हो जाता है ना। समझ गया हूँ। जब आपने नीचे हस्बैंड का शेयर लिखा तो अगर बच्चे जिंदा हैं तो 1/4 है, अगर बच्चे नहीं है तो हस्बैंड को हाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी सरप्लस हो गया ना, बच गया 1/, तो वो अगर लिखा हो तो वो हम उसको वहां पे छोड़ सकते हैं ताकि वो हम किसी और जाहिर है। अब इसके साथ साथ और चीजें भी हैं ना, बीवी भी होती है, बहन भाई भी होते हैं, वो सारे सिनेरियोज भी अपनी जगह हैं। तो वो फिर इस तरह ये होता है कि वो ये सिनेरियो ये अपनी जगह पे लॉक हो जाती है बात। मैं ये कहना शायद आप लोगों को मैं अभी उस पॉइंट पे जाना नहीं चाहता था। ये जो मैंने यहाँ पे 8 सिनेरियो ये सारे कलेक्टिवली भी मैंने किए हैं, अभी मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ, और जो कलेक्टिवली है वो सारी 8 मिसालें हैं। मेरा ख्याल है वो काफी मिसालें हैं, अभी मुझे उस पर जाना है, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। अभी जितनी बात कही जा रही है बस उतनी ही बात रखें, और उसके बाद एक बड़ी अगर मैं सब चीजें एट ए टाइम खोल दूं तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा फ्रैंकली। सवाल ऐसे आते हैं ना। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी में चले कि अच्छा सबसे पहले देखेंगे जी कि बीवी है कि नहीं। जी उसके बाद ये है कि नहीं। इंसान जो है ना वो चाहता ये है कि ये सबके साथ है, मेरे साथ भी ये मसला है कि हम फौरी तौर पे कंक्लूड करते हैं, हम अकली लोग हैं ना, कंक्लूड करते हैं और हर चीज को देखना चाहते हैं एक ही पर्सपेक्टिव में। लेकिन जो टीचिंग जो होता है ना स्टाइल, वो यही होता है कि नहीं ग्रेजुअली आगे बढ़ो। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, मेरे साथ भी हमदर्दी करो। सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा सब्र कर ले सारे। जी सबको हिस्सा मिलेगा, मतलब परेशान ना हो। सर मसला ये कि वो बीवी जो है ना वो कौन ही मार रही होती है, वो पूछ रही होती है मेरा कितना है, मेरा कितना है। हाँ उसे कह रहा सब्र से काम दो। शाल पकड़ लिया। हाँ चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये बात आके ना बीवी का और पेरेंट्स वाला आ गया जी, बात आ गई। अच्छा अब आप आ जाएं, अब आप आ जाएं कि देखें अभी तक जो बात हो रही थी कि जब वालिदैन हूँ और बीवी हो,
यानी शौहर या बीवी में से कोई एक फौत हो गया है, बीवी हो या शौहर हो, स्पाउसेस में, अजवाज में से कोई एक हो और वालिदैन हों। अब हम क्या करेंगे? पहले तो यही कहते रहे हैं ना कि अगर बच्चे हों तो पहले पूरे तरके में से वालिदैन का हिस्सा निकाल दो और अजवाज का हिस्सा निकाल दो, यानी स्पाउसेस का हिस्सा निकाल दो। उसके बाद जो बाकी बचे वो बच्चों को दे दो। अब हम, यही लॉजिक थी ना अभी तक हमारी। अच्छा, अब वो सिनारियो आ गया है कि ना बच्चे हैं ना बहन भाई हैं, अब दोनों, यानी वो असल जो पूरे तरके में से हिस्सा लेते थे, अब वो दोनों आ गए हैं। वो कौन कौन से हैं? बीवी या शौहर। बीवी मर गई या शौहर होगा, शौहर मर गया तो बीवी होगा, बीवी, चलो कहते हैं बीवी को बचा देते हैं, चलो ठीक है, बीवी है। और उसके बाद वालिदैन दोनों हैं या एक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने दोनों को देखना है, कैसे करना है उसके बारे में कुरान ये कहता है कि पहले जो है वो स्पाउस का हिस्सा दो और जो बच जाए वो पेरेंट्स को। ये असूल निकाला आपने? ये मैंने नहीं निकाला, कुरान की आयत से। नहीं, मैं भी मानता हूँ इसको, ये हमने असूल मान लिया जी जी कि पहले बीवी को दे देंगे, क्योंकि कुरान ने कहाँ से निकलता है पैसे? क्योंकि कुरान ने कहा 1/3, जी जी, तो 1/3 और 2/3, we can't give 1/3 2/3 until we give the wife 1/4। जी तो जी, पहले वाइफ को 1/4 दे देंगे, जी जी, उसमें से जो बाकी बचेगा उसका 1/3 बीवी को, माँ को, और 2/3 बाप को, ऐसे ही है ना? जी जी। तो ये तकसीम, अब ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस इसको समझना है कि पहले किसको मिलना है। नहीं, ये सीक्वेंस मैं लॉक कर लेता हूँ जी जी। क्योंकि ये सीक्वेंस आगे जाकर खराब हो जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में पहले जो प्रेमिस जो है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये कह रहा हूँ कि पहले ज़ौज को दो, यानी पहले बीवी को दो, फिर उसके बाद जो है ना वालिदैन को दो। अच्छा, ये कहाँ से कुरान से निकाला है? अब ये पूछना चाह रही? नहीं, मैं समझ गया, लेकिन इसको अप्लाई करते वक्त ना आगे मसला आता है जी जी, एक खास सिनेरियो में। मैं अभी मेरा ख्याल है पहले इसी को बात कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज लॉजिकल है, फाउंडेशन बात है, असूल है, उसको पकड़ लें। अच्छा, ये कुरान ये कहता है कि अगर ये दोनों ही बच गए हैं, यानी अब बच कौन कौन गए हैं कि शौहर या बीवी में से बच गया है और वालिदैन बच गए हैं। वालिदैन एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम दोनों जब बचे हैं तो इस सूरत में पहले किसको देंगे? पहले कुरान ये कहता है कि पहले बीवी और शौहर, यानी बीवी कह रहे हैं बीवी बच गई है, बीवी को दे दें, स्पाउस को दे दें। उसके बाद जो बाकी बचेगा वो वालिदैन को दिया जाएगा, और जो बाकी बचेगा वालिदैन को दिया जाएगा। सपोज दोनों हैं तो आपको पता है कि 2/3 वालिद का और 1/3 माँ का है, वो खत्म हो जाएगा। ये कहाँ से लिया है? ये बात जो है कहाँ से ली है? कुरान मजीद जो है इसका बड़ा खूबसूरत यानी असलूब है, स्टाइल है, और यही वो चीज़ है जिसको इसको इल्हामी बना देती है। यानी अगर इंसानी एफर्ट होती तो चंद लफ्जों में इतनी सारी चीजें जो है ना वो कैप्सूल ना कर देता, नहीं उसको बंद ना कर देता छोटी सी जगह पे। तो वो देखें ये कि पहले बीवी को दो, यानी, और उसके बाद जो बच जाए वो माँ को दो। ये असूल कहाँ से लिया? ये असूल जो है, ये असूल पहले नस्बी ताल्लुक के तमाम रिश्तों को बयान कर दिया, और उसके दरमियान जो है लॉजिक बयान की, अक़रबु लकुम नफ़अ, यानी यहाँ पे दरमियान में बात रोक के इसकी लॉजिक समझाई कि जो मैंने फर्क रखा है वो क्यों रखा है। इसके बाद लॉजिक समझाने के बाद जो है ना फिर से बीवी और शौहर को ले लिया, लेकिन पीछे जब ये बात कही थी वालिदैन की, तो वालिदैन के बारे में कहा था कि फ़इन लम यकुन लहू वलद फवरिसहु अबवाहु, कि औलाद नहीं है और अब तरके के वारिस कौन हो जाएंगे? वालिदैन ही हो जाएंगे। तो आखिरी और अल्टीमेट जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तरके का कौन है? वालिदैन है। पहले बच्चे थे और अब वालिदैन। जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके ऊपर आपने तरका तकसीम करना है, वो कौन है? वालिदैन। समझ गए ना बात? अगर जो है वो ये कह रहा है कि नस्बी एंड है और वसीयत, कर्ज, सबबी जो है ना, सबबी के बाद हमेशा जो है ना नस्बी की तरफ जाएंगे, और उसमें जो है ना अगर वहां पे सिर्फ वालिदैन ही जो है ना वो वारिस हैं, तो पहले जो है ना सबबी गुजार के आएंगे और उसके बाद नस्बी की तरफ आएंगे। और नस्बी भी हमने देखा कि वहां पे तो जो फाइनल डेस्टिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो तो पेरेंट्स मौजूद हैं वहां पे, तो अब पेरेंट्स में जो है ना वो तकसीम कर दिया जाएगा। ये बात वाज़ेह हो गई? ये है कुरान का असलूब, और इस असलूब को कुरान उस्ताद मोहतरम ये कहते होते हैं कि जिसने इस आया को समझ लिया, यानी किसकी?
इनहेरिटेंस की आयत को समझ लिया, उसने पूरे कुरान मजीद का उसलूब को समझ लिया, यानी कुरान का जो बात करने का अंदाज है उसको समझ लिया। जिसने इसको कंफ्यूज कर दिया तो गोया कि वो हर जगह पे ठोकर खाने के उसके इम्कानात हैं। यानी कुरान अपनी बात को कैसे बयान करता है, मुद्दा कैसे बयान करता है और इंसानों से कैसे तकाजा करता है कि इसको समझे। चाह रहे हैं कि मुसलमान उम्मत ठोकर इसलिए नहीं, ये जो ज़ाहिर है कि वो किसी को जाके फतवा लगाना जो है ना वो बात नहीं हो रही। मतलब ये है कि असलूब जो है वो उसको समझना जरूरी है, असलूब समझना जरूरी है। ये बात समझ गए? अच्छा, ये अगर बात समझ गए हैं तो ये जो हिस्से हैं जो यहाँ पे मैंने अभी नीचे लिखा है कि आज चिल्ड्रन अलाइव नो, यहाँ पे यस का ऑप्शन दिया ही नहीं गया। क्यों नहीं दिया गया? कि हम इसको उस सिनेरियो में देख रहे हैं कि जिसमें सिर्फ जो है ना पेरेंट्स हैं और स्पाउसेस हैं। इसलिए स्पाउस के लिए ये कहा कि जो है ना अगर बच्चे जिंदा हैं तो पहला जो इसमें मैंने लिखा नहीं, सॉरी, ये स्पाउसेस एंड पेरेंट्स शेयर जो है ना एक ही जगह बयान कर दिया है। पहला बॉक्स का जो हाफ हिस्सा है ये सिर्फ वाइफ और हस्बैंड के लिए है, इसमें पेरेंट्स सेकंड हाफ है। बच्चे जिंदा हैं? हाँ, नहीं बच्चे नहीं है तो माँ बाप का आपने ऊपर लिखा है पेरेंट्स शेयर, देखिए नीचे जिक्र नहीं किया जी। वो जो फ्लो है ना वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। पहले जो है ना वाइफ और हस्बैंड का निकालेंगे, लाइन लगाई है ना, लाइन लगाई है। वो ये है कि पहले ये करके आओ तो फिर इसके बाद आगे बढ़ो। अच्छा सर, तो इसकी जो इसका जो सबब है वो ये है कि जो स्पाउस है उसका फायदा, उसकी मनफियत हमें ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। मैं उस पर भी एड्रेस कर लेता हूँ उसकी रीजन। लेकिन अभी इस चीज को समझ जाएं कि पहले जो है ना वो आप स्पाउस का हिस्सा दें और उसके बाद वालिदैन की तरफ आए। जब वालिदैन की तरफ आए, आपने इसकी रीजन ये बयान नहीं की कि वो जो वाइफ या स्पाउस है वो बेसिकली सबबी रिश्ता है, वो कि आप सब तमाम सबब को पहले तकसीम करें उसके बाद नसब पे आए। ऐसे ही है। और जब नसब पे आएंगे तो वहां पे एक ही रिश्ता रह गया है जो वालिदैन का रिश्ता है। और वालिदैन के बारे में कहा गया है कि वह वरिसाहु अबवाहु, और जब वरिसाहु अबवाहु कह दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि अब इस वर्षे का जो बच गया है वो सारा का सारा वह वरिसाहु अबवाहु का जो लफ्ज है ये खुद बता देता है कि अब ये बाकी हिस्सा जो है इनके दरमियान तकसीम हो जाएगा। बात वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई? उस्मान साहब ये बात की। ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो बाद में एड्रेस करता हूँ, लेकिन ये जो बात कह रहा हूँ ये समझ गए हैं ऑनलाइन सारे दोस्त? मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं जो मैं समझी हूँ। जी जरूर, क्यों नहीं। अगर ये स्पाउस और पेरेंट्स के शेयर में ये है कि अगर बच्चे जिंदा नहीं है तो फिर जो वाइफ होगी, अगर हस्बैंड फोर्थ हो गया तो जो वाइफ होगी उसको 1/4 मिलेगा। जी। और अगर वाइफ फोर्थ होगी है तो फिर हस्बैंड को 1/2 मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद हम जो है ना ये देने के बाद हम वालिदैन पे आएंगे और वालिदैन को जो है ना वो पूरा का पूरा तरका उन दोनों के दरमियान तकसीम कर देंगे। मदर को हम 1/3 दे देंगे और फादर को हम 2/3 दे देंगे और इस तरीके से हिस्से और जो बच्चे अगर हैं तो और शुक्र साहब अगर एक ही जिंदा हो, सिर्फ मदर ही जिंदा हो तो उसको तो 1/3 यहाँ मिलेगा, तो बाकी जो है ना वो जो बचेगा, अगर सिर्फ मदर ही जिंदा है। एक मिनट जरा लियास भाई, तारिक भाई ऑनलाइन सारे वो जो सिनारियो है वो हम यहाँ पे देख आए हैं पीछे, मदर की उसको 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। जी लियास भाई क्या सवाल है? जब बच्चे हैं, हाँ सब वही सवाल का करना है कि जब बच्चे मौजूद हैं जी तो क्या हम उस वक्त पहले बीवी को देंगे 1/8 या कि टोटल में से 1/8 बीवी को, 1/6 माँ बाप को, टोटल में से, क्योंकि फर्क पड़ेगा हिस्से में ना फिर। अच्छा चले मैं उसको मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट तो नहीं बनाया लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ। देखें, बात यह है कि हमने देखना यह है कि डेस्टिनेशन, फाइनल जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कौन है, वो यूनिट कौन है। या तो वो बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, इसके साथ बच्चे हैं, बच्चे मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं तो हमने वो अमाउंट जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है। तो जब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है तो फिर हमने पूरे तरके में से मियाँ और बीवी का हिस्सा निकालना है। पूरे तरके में से एक ही होगा उनमें से ना, जी या कह रहा हूँ, मियाँ या बीवी कह रहा हूँ, मियाँ या बीवी का हिस्सा निकालना है और पूरे तरके में से ही वालिदैन का हिस्सा निकालना है, क्योंकि 1/6 है। वहां पे तरतीब नहीं रखनी होती वहां पे, क्योंकि वरिसाहु अबवाहु का जो है ना वो अप्लाई होता ही नहीं।
आप कहाँ पर फर्क पड़ जाएगा ना? नहीं क्या मैं खा बैठा हूँ इधर ही हूँ। अच्छा देखिए, मैं खुद बता, अगर 100 मैं इनका सवाल मैं बता देता हूँ तार साहब, मुझे मैं बता देता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये है कि देखें, बीवी है, वालिदैन हैं, बच्चे हैं, यानी तीनों लिंक मौजूद हैं। अब हमने जो है ना, ये कैसे हम देखेंगे कि पूरे तरीके में से किसको क्या देना है, और ये तो हमने पहली आयत में पढ़ लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप पूरे सिनेरियो को जो है ना वो रैप अप करें और उसमें जो है ना बताएं। अब होगा ये कि हम अगर बच्चे हैं तो पूरे तरीके में से बीवी को देंगे, माँ बाप को देंगे, और जो बच जाएगा वो हम बच्चों तक लेके आएंगे। ठीक है। अगर दूसरा सिनेरियो ये है कि बच्चे नहीं हैं, अब हमारे पास दो सिनेरियो रह गए हैं। दो सिनेरियो रह गए हैं कि बीवी है और वालिदैन हैं। तो वालिदैन क्योंकि बच्चों की जगह पे आ गए हैं, वरिसाहु अबवाहु, फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना वो तरीके की वालिदैन हो जाएंगे। तो वो वहां पे, क्योंकि फिर जब वो जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं, याद रखें, फाइनल डेस्टिनेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन की होती है उसको अलग से ट्रीट करते हैं। तो फिर जो, क्योंकि ये पेरेंट्स ही फाइनल डेस्टिनेशन है, तो फिर हम उसको हिस्सा दे के आएंगे पहले और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। ये लॉजिक सवाल ये था कि हमने ये एग्री किया था कि माँ बाप और बीवी मौजूद हो, जी, तो असूल हमने एक लॉक किया था कि पहले बीवी का हिस्सा निकालेंगे 1/4 या 1/8, और बाकी जो बचेगा माँ बाप में बांट देंगे 1/2 और 1/3 के रेशो में। 2/3 क्या 1/2 2/3? जी, हाँ ठीक है, सही। ये तो पहला उसूल नहीं है। पहला उसूल तो वही है कि बच्चों को देना है, बाकियों को निकाल दो। हम जो कह रहे बच्चे नहीं है तो माँ बाप उनकी जगह पर आ गए, बाकी को निकाल के माँ बाप को दे दो। बाकी में बीवी को पहले निकालते। हाँ, हमने कहा था कि जब बच्चे नहीं है तो बीवी को 1/4, टोटल में से 1/4 बीवी को दे दिया 25%, और जो बाकी बचा वो फिर माँ बाप में बांट दिया 1/2 3 2/3। अच्छा, जब बच्चे हैं, जब बच्चे हैं तो अब यही एक रूल मैं लेके चलूं अगर, तो पहले बीवी को निकालूंगा ना मैं 1/8 निकाल, पहले निकालूंगा। स्कूल सब करें पहले नहीं निकाल, पहले ही निकालना है, पहले निकालना। नहीं सॉरी, इलियास भाई 1/6 पूरे का निकाल दो, 1/6 पूरे का निकाल दो, पूरे का निकाल दो। हाँ पूरे का। क्वेश्चन क्या है दोबारा बोले? क्वेश्चन ये है कि सिनेरियो है बेसिकली। क्या सिनेरियो है? बीवी मौजूद है, सही, माँ बाप मौजूद है और बच्चे मौजूद है, सही। तो इसका तरतीब क्या होगी? क्या टोटल में से 1/8 बीवी को देंगे, 1/6 देंगे? जी, टोटल में से, जी, टोटल में से पहले 1/8 बीवी को दे देंगे, सही, जो ज्यादा हिस्सा बनेगा, सही। फिर जो बाकी बच जाएगा ना 75, तो 100 रुपया है, सही, तो 1/8 और 100 रुपये का जो है ना वो जो भी है बीवी को दे देंगे, सही। जो बाकी बचेगा 7/8, वो 7/8 के में से 1/6 माँ बाप को देंगे, ना कि 100 में से देंगे 1/6। अच्छा, इसका जवाब ये है। सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि मेरी कंफ्यूजन ये, जो आपने हाँ कहा था उस पे कि हम सबब से नसब में जा रहे हैं, तो मेरे नजदीक बीवी जो है वो सबब में आ रही है, वो दुनियावी रिश्ता था। हमने नसब जो है पेरेंट्स और या सिबलिंग्स या बच्चे, वो नसब में आते हैं। तो ताहिर भाई की बात जो है उसी को, मतलब मैं ऐड करता हूँ कि पहले आप बीवी को दो, अब जो रिमाइंडर बच गया वो नसब में तकसीम करो। अच्छा, इसको जरा मुझे जरा मौका दें, मुझे मौका दें, मौका दें, मुझे मौका। ये मेरा सवाल है, ये कोई मेरा मुझे मेरा मौका दें, मुझे पहली क्लास में क्लियर हो गया था। मुझे बात देखें, सपोज हम एक कंक्रीट अमाउंट ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं कंक्रीट अमाउंट। मैं बताऊं क्या रकम है, मैं निकाली हुई है। नहीं $48। आप 12 मेरे जहन में है, वो हो जाएगी, मुझे पता है। 12 में नहीं, बता देता हूँ। 12 ले लेते हैं, कंक्रीट अमाउंट ले लेते हैं, एग्जांपल है। हम ये कहते हैं कि बीवी को देना है 12 में से, तो कितना है? 1/8 है ना, 48 कर लें, 48 अगर 1/8 बीवी को दें, $4 दे दें, $4 दे दें, बाकी कितने रह गए? 44 नहीं हमने यूज करनी फिगर पेरेंट्स के लिए, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी। पेरेंट्स को पूरे तरके में से देना है, पूरे तरके में से देना है। यानी फर्क ये रखें कि नस्बी और सबबी रिश्तों का फर्क ना रखें, वो तो कैटेगराइज एक अलग डिफरेंट डोमेन में कर रहे हैं। वो जो हमने पहली क्लास में आपने जुमला बोला था, वो मिसाल लोगों को दे दें ताकि लोग समझ जाए। वो जो आपने कहा था कि जब मैं आपको
कोई चीज देता हूँ और आपको कहता हूँ कि यार आपके 3 बच्चे, इनमें तकसीम करो इसको, 100 रुपए हैं, लेकिन 10 रुपए तुम्हारे माँ बाप के हैं, जी जी, तो पहले से 10 रुपए माँ बाप के निकल जाएंगे बच्चों में, वो भी ठीक है, क्योंकि आप कंक्रीट एग्जांपल दे रहे हैं। सेम चीज यहाँ पर हाँ, ये जो मैं समझ रहा हूँ आपकी असल उस्मान भाई आपकी जैसे ही वो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये उसको फिर निकाल के कह रहे हैं कि बीवी को दे के जो बाकी बच जाएगा वो तकसीम होगा। आप भी कह रहे हैं कि 10 पहले पेरेंट्स को दे के जो बच जाएगा बच्चों को तकसीम होगा। अच्छा, इसमें मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें, मुझे मौका दें। इसको जो मैंने कैटेगराइजेशन उस्मान भाई की थी ना, नस्बी और सबबी की, वो कैटेगराइजेशन जो है ना, वो रिश्तों की कैटेगराइजेशन की थी, वो हिस्सा तकसीम करने के दौरान की नहीं की थी। वो एक रिश्तों का ताल्लुक बताने के लिए कि पहले कुरान ने जो है ना नस्बी हिस्से बयान किए हैं, फिर उसके बाद सबबी हिस्से बयान किए हैं। ये कैटेगराइजेशन वो जो ताल्लुक है वो उसको बयान करने के लिए की थी। अब आ जाते हैं असल कंक्रीट एग्जाम्पल की तरफ। असल कंक्रीट जो है ना, आप इसको अगर आपने देखना है, ओवरऑल देखना है, पूरी पिक्चर को देखना है, तो इसको 2 हिस्सों में जब तकसीम करना है पूरी प्रॉपर्टी को, तो वो इस तरह देखें कि फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसने लेनी है। फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है या तो वो बच्चों के दरमियान होनी है या वो पेरेंट्स के दरमियान होनी है। इसके अलावा तो और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं जो कुरान मजीद ने दिया है। बच्चों की जगह बहन भाई भी आ सकते हैं, लेकिन असल जो है वो क्राइटेरिया यही रखें कि या तो बच्चों को फाइनल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो मिलनी है या पेरेंट्स को मिलनी है। अगर ये बच्चों को मिलनी है तो इससे पहले जो 2 फरीक हैं, 2 फरीक कौन कौन से, वालिदैन हैं और मियाँ बीवी हैं। वालिदैन और मियाँ बीवी और बच्चे, ये तीनों सिनारियो हों तो उसके दौरान जो है ना, वालिदैन को और मियाँ बीवी को पूरे तरके में से दिया जाएगा। वो पहले ये नहीं होगा कि हम पहले बीवी को देंगे या पहले हम जो है ना वालिदैन को देंगे, ये नहीं होगा, पूरे तरके में से। एग्जाम्पल ये है कि अगर एक बीवी बच गई है, वालिदैन बच गए हैं और बच्चे बच गए हैं, तो बीवी को 1/8 देंगे। कंक्रीट एग्जाम्पल हमारे पास 48 है। 48 आप इसको 48 लाख कह लें, करोड़ कह लें, अरब कह लें, जो भी कह लें, 48 हमारे पास फिगर है। 48 में से जो बीवी है उसको हम 1/8 देंगे, तो वो $4। अब $4 जो है ना वो बीवी का हिस्सा हो गया। वालिदैन का हिस्सा जब आप आएंगे तो 1/6 देंगे। अब वालिदैन का जो है ना 48 से 1/6 क्या होता है, $6 होते हैं। $6 माँ के हैं, सॉरी 6 माँ के हैं और 6 ही बाप के हैं। अब आप देखें कि $4 निकल गए किसके, 8 बनते हैं नहीं, 48 का 1/6 पहले बीवी का जो है, पहले बीवी का निकलेगा ना। हाँ, लेकिन नेक्स्ट उसका 48 का जो है ना वो कितना होता है, 18, हाँ 6 होता है। और उसके बाद 6 लिख लें, 6 और उसके बाद 1/6 $8। हाँ ठीक है, ठीक है। $6 और $8 और $8 कितने हो गए, 22। नहीं सारी अमाउंट, हाँ 22 हो गए। अब 22 को जो है ना 48 से निकाल दें, कितने हो गए, 36 रह गए। अब सॉरी 26 रह गए। अब 26 जो है वो किन में तकसीम होने हैं, बच्चों में तकसीम होने हैं। ये सिनारियो समझ गए, ये सिनारियो समझ गए। अब आ जाते हैं दूसरा सिनारियो जिसमें अब बच्चे नहीं हैं, सिर्फ वालिदैन हैं और बीवी है। अब अगर ये सिनारियो हो तो अब दोनों में ये देखेंगे कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अमाउंट किसके पास जानी है। अब हम क्योंकि बच्चे निकल गए हैं तो फाइनल किसके पास जाएगी, जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पास जाती है वो हम उसको हम बाद में कंसीडर करते हैं, और पहले किसको कंसीडर करें, बीवी को करेंगे। बीवी को कंसीडर करेंगे तो बीवी जो है, बीवी को कंसीडर करेंगे तो बीवी को कितना मिला, 6 मिला, और 6 1/4 मिलेगा ना उसका, और 48 से सॉरी 1/4, हाँ तो 12 मिल गया ना। 12 आप 48 में से 12 निकालें तो 36 बच गया। 36 जो है ना आप पेरेंट्स में जाएगा। अब बात समझ गई, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। यानी कि असल में रूट ये है कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है जी वो कौन है, तो पहले तय कर लेना। नहीं, साहब ने इसको कहा है कि ये ज़बान और बयान का मसला है कि जब मैं आपको बोलता हूँ कि 100 रुपए ले लो, ये आपके तीनों बच्चों में बराबर तकसीम कर दो, लेकिन ये 10 रुपए तुम्हारी बीवी के हैं, तो कहता है कि ये अकली ज़बान जुमला ही है, बोलता है कि 10 रुपए निकाल के जो बाकी रह जाएंगे वो आप बच्चों में तकसीम कर दो। या आप कहो कि ये मिठाई के 2 डब्बे हैं, इसमें से ये अपने बच्चों में तकसीम कर दो, तुम्हारे जो 2 बेटे हैं, लेकिन इसमें से 5 मिठाइयाँ किसी और को दे दो, तो पहले वो 5 मिठाइयाँ निकाल के बाद में वो सब तकसीम कर दो। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर बनती है कि अगर कोई और रिश्ते हैं, असल औलाद है, औलाद में तकसीम करो।
लेकिन अगर कोई और रिश्ते हैं तो उनको इतना इतना दे दो, तो वो निकाल के लेकिन वो उसके बाद औलाद को दे दो। में जो वहाँ पे आता है ना जहाँ औलाद नहीं है, और जब वहाँ औलाद नहीं है तो वहाँ चूंकि माँ बाप आ जाती है, तो वो फिर माँ बाप को दे दो। हाँ, लेकिन उससे पहले ये दे दो। हाँ, ये पॉइंट। हाँ, बस ये डेस्टिनेशन को देखना पहले, फाइनल डेस्टिनेशन उस सिचुएशन में, इनके हर सिनेरियो में देखना है कि क्योंकि उस जुमले को आपने पकड़ना है, युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम और वले बवेह वारिसहु, ये दोनों जुमले असल में बस मेन जुमले हैं। जी मेन जुमले, हाँ दुरुस्त कहा। चलें जी, इसी के साथ मेरा ख्याल था कि आज हम टच कर लेंगे कलाला की बहस को। अगली स्लाइड जो है कलाला की है, और कलाला जो है ये उस्ताद मोहतरम का एक सवाल और आएगा। जी जी, टाइम तो नहीं होगा शायद। नहीं अभी नहीं अगली दफा। अगर ये बच्चे नहीं है बहन भाई हैं जी, वो भी कर लेंगे, तब भी नहीं रहेगा सिचुएशन। मैं उसको अगली सेशन में हम उसको टैकल कर लेंगे। मैं उसकी स्लाइड बना लूं। सर इलियास साहब की बात में मैं एक चीज ऐड कर लूं, इसमें मिम्मा तरका का वर्ड जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो जो है ना, उसको मैंने अलहदा से टॉपिक रखा हुआ मिम्मा तरका का, इसको मैंने अगले सेशन में इसको शामिल कर लेंगे। कलाला की बहस में जो ना याद रखें कि यहाँ पे उस्ताद मोहतरम का नुक्ता नज़र 360 के एंगल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इंटायरली मुख्तलिफ है। हमारी पूरी तारीख है, फहम है, समझने के लिए उससे मुख्तलिफ है। मैं अभी से ज़ाहिर है कि एक आप लोगों के ज़हन में आ रहा हूँ, और इसके लिए तैयारी करके आइएगा। अगर कोई जो है ना आप कोई तफसीर पढ़ के आए, जिस तरह मैं चाहता हूँ कि इस पे थारोली पढ़ें। असल चीज़ होती है समझने की, समझने के बाद अगर आप बात नहीं समझे, आपको नहीं मुतमईन करती, तो आप ट्रेडिशनल सोच अपनाएं, कोई इसमें कोई बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि किसी के नुक्ता नज़र को समझने की है। वो नुक्ता नज़र जो है कलाला की बहस का, उसको हम अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ज़ेर बहस लेके आएंगे, और उस पर भी पूरी कोशिश करेंगे ऐसे ही स्लाइड्स के साथ ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ें। और आखिर में मेरी कोशिश होगी कि ये 7-8 सिनेरियो हैं, प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ हम उसको जो ना सॉल्व करें। ये उसको भी हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। हो सकता है कि अगले दौरान ये सेशन या ना मुकम्मल हो जाए, अगर नहीं भी होता तो उसके अगले सेशन इसको देख लेंगे। इसी के साथ आज का ये सेशन हम ख़त्म करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो इसके बाद भी, और फिर हम उसको ज़ाहिर है कि देख लेते हैं।